अध्याय 1101 से 1105। एक काले रंग की दुनिया में उसकी चेतना धीरे धीरे उसके पास लौट रही थी। जब युन चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक छोटे कद का लाल रंग का छायाचित्र उसके सामने खड़ा है, चुपचाप उसे देख रहा है। उस अतुलनीय खूबसूरत छोटे चेहरे पर गर्व और शीतलता की झलक थी। उसने अभी भी अपनी पसंदीदा स्मोकी रेड फेरी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लाल बाल उसके कूल्हों तक पहुंचे थे, जिससे वह कोमल और नाजुक दोनों लग रही थी। जस मेरा, यूं चे फुसफुसाए। वह जानता था कि वह सपने में है, लेकिन उसकी आत्मा उत्तेजना से कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। आपने खुद को फिर से बुरी तरह घायल कर लिया है। मुझे यह मत बताओ कि यह उस महिला की वजह से है। जैस्मीन ने उसे घूर कर देखा, वो परिचित टकटकी और लहजा और आसन की वह सशक्ता, एक गुरु का आचरण। हे, यूं चे ने हंसते हुए कहा। हाँ, उसे लिटिल जैस्मीन कहा जाता है। हम्फ। जैस्मीन को गुस्सा आ गया। आप अपने जीवन को ठीक से कब सीखेंगे? आपके साथ इतने वर्षों में मैंने कई गलत निर्णय लिए हैं, लेकिन एक बात के बारे में मुझे यकीन है कि अगर एक दिन आप पूरी तरह से मर जाएंगे तो इसका कारण एक महिला होगी। अगर ये तुम्हारे लिए है। युन चे ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, मैं संकोच नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह ... बेवकूफ। उसने उसे एक बार फिर डांटा और फिर पलट गई। उसकी निगाहें भी उस पर से हट गई। हमारे अलग होने से पहले मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। हमारा अब कोई भाग्य नहीं है और हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हमारे रास्ते अब आपस में नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह जियो अब और कोई बेतुकी आशा मत रखो, भले ही वह मेरे लिए ही क्यों न हो। जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, उसकी वह स्वप्न जैसी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। चमेली, मत जाओ, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। जैस्मीन। युन चे उठकर बैठ गया। उसके पूरे शरीर में दर्द ने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसकी दृष्टि भी धीरे धीरे साफ होने लगी। यह स्थान प्राकृतिक रूप से बनी गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों से बनी एक छोटी सी कैंप फायर थी। उसके सामने रंग बिरंगी पोशाक पहने एक युवा लड़की बैठी थी। उसके गाल और ठुड्डी उसकी दोनों हथेलियों पर टिकी हुई थी और वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। इतनी जल्दी उठो, मुझे लगा कि तुम देर तक सोओगे। नन्ही जैस्मिन के हाथ अभी भी अपने स्थान पर बने हुए थे और बीच में उसका प्यारा चेहरा थामा हुआ था। उसने धीरे से कहा, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मैं कितनी देर तक सोता रहा? उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने से पहले उसने काफी देर तक अपना हाथ अपने सिर पर रखा। मेरी मानसिक ऊर्जा का नुकसान मुझे शारीरिक रूप से लगी चोटों से भी अधिक है। मैं शायद लंबे समय के बाद ही ठीक हो पाऊंगा। छोटी जैस्मीन ने अपना सिर झुकाते हुए याद किया, शायद लगभग 2 से 3 घंटे। अरे हाँ जीजाजी, आप तो अभी लगातार बड़ी बहन जैस्मीन का नाम चिल्ला रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे सांस लेने के लिए थोड़ा रुका और धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी पीठ पत्थर की दीवार से टिक गई। बाहर अंधेरे में कुछ धीमी रोशनी चमक रही थी। शायद आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका था। ये जगह कहाँ है? क्या आप ही मुझे यहाँ लाए थे? बेशक यह मैं ही था। तुम्हें लगता है कि ये बुरे लोग हैं? छोटी चमेली चिल्लाए। वैसे भी मुझे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है, लेकिन ये बहुत सुरक्षित है। आसपास कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। आपको वास्तव में मुझे धन्यवाद देने की जरूरत है जीजाजी। अगर मैंने जीजाजी को इस सुरक्षित स्थान पर खींचकर इतना कठिन काम नहीं किया होता तो शायद अब तक आपको भयानक जानवर खा चुके होते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे और लगातार होश में आने की कोशिश की। बात सिर्फ इतनी थी कि वह सपने में देखी गई तैरती हुई लाल आकृति को अपनी दृष्टि से दूर नहीं कर पा रहा था। जैस्मीन। उसकी चेतना एक बार फिर खत्म होने लगी। नन्ही चमेली ने अपने होंठ हल्के से खोले। उसकी चकित अवस्था देखकर थोड़ा चौंकी और झट से पूछा, जीजाजी, क्या आप इस समय मुझसे बहुत नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे एक बार फिर जागना शुरू कर दिया और छोटी जैस्मीन की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? पिछली बार के बारे में भूल जाओ। इस बार मैं तुम्हारी वजह से लगभग मारा ही गया। हे। नन्ही जैस्मीन ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, दरअसल असल में चाहे इस बार हो या आखिरी बार, मैंने जानबूझकर उन बुरे लोगों को अपने बारे में पता चलने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जीजाजी मेरे साथ हैं। अगर नहीं होता तो वे मुझे कभी ढूंढ नहीं पाते। आप... युन चे ने हिंसक तरीके से अपना सिर घुमाया और उस पर कटार से घूरते हुए कहा, तुम वास्तव में उतनी सरल नहीं हो जितनी तुम दिखती हो।
तुम कौन हो और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जीजाजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस। नन्ही जैस्मिन की दोनों भौहें टेढ़ी होने लगी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या जीजाजी हर खतरे का सामना करने और मुझे बचाने के लिए तैयार है। हम्फ, यूं चे ने चिल्लाते हुए निम्नलिखित शब्द कहे, हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आपका यह विश्वास कहां से आता है कि मैं आपको बार बार बचाऊंगा? ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर और प्यारी हूँ। जीजाजी मुझे एक बाल के बराबर भी नुकसान सहना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनचे, ओह और ये दूसरा भी है। बहुत ही कम कारण। छोटी चमेली ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, मैं जानना चाहती थी कि क्या बड़ी बहन चमेली जैसा मेरा नाम होने के कारण जीजाजी ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीजाजी क्या वास्तव में यह मूर्खतापूर्ण था। ऐसा लग रहा था मानो लिटिल जैस्मीन का हर शब्द यूचे की घातक कमजोरी को भेद रहा था। यही कारण है कि उन्होंने इस छोटी सी लड़की, जिसके साथ उनका कोई संबंध नहीं था, को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हर बार सावधानी बरती। सबसे बड़ा कारण नहीं, एकमात्र कारण ये था कि उसका नाम लिटिल जैस्मीन था। शायद यह एक संयोग था और शायद वह उस समय बकवास कर रही थी, लेकिन यूनचे के लिए, जो अकेले ईश्वर क्षेत्र में आया था, जिसका पूरा अस्तित्व जैस्मीन में व्यस्त था, लिटिल जैस्मीन वास्तव में एक ऐसा नाम था जिसने उसकी गहराई को छू लिया था दिल। वह उसे एक ही नाम होने के कारण अस्वीकार करना चाहता था। उसे इस बात से घृणा थी कि वह जैस्मीन को हठपूर्वक बड़ी बहन जैस्मीन कहती थी और जीजाजी भी कहती थी। हालांकि अनजाने में उसने उसके दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वह उन भारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उसे तब आती थी जब भी छोटी जैस्मीन खतरे में होती थी। उद्धरण चिन्ह ... अगली बार ऐसा नहीं होगा और मुझे जीजाजी मत कहो। सस। उनका स्वर गंभीर था और बोलने से कुछ घाव खुल गए। यूनचे दर्द से कराह उठा, उसका शरीर थोड़ा ऐठ रहा था। अप्रत्याशित रूप से यूनचे के इस व्याख्यान के बाद छोटी जैस्मीन ने अपने सामान्य अड़ियल और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार नहीं किया। वह थोड़ा सा चिल्लाई, बेहद दोषी और आहत दिख रही थी। जीजाजी, मुझे पहले से ही पता है कि मैं गलत हूँ। उस वक्त तो मुझे लगा कि मजा आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस हद तक तकलीफ होगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से यूनचे के सीने के घाव के करीब मंडराया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे छूना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या इससे बहुत दर्द होता है? मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूँगा। उसके दयनीय रूप और खेदजनक तरीके को देखते हुए यूनचे अब अपने पेट में भरे आक्रोश और गुस्से को बाहर नहीं निकाल सकता था। उसने लापरवाही से और असहायता से अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, जब तक तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, छोटी जैस्मीन की आंखें चमक उठी और उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे पता था कि जीजाजी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। हे। जीजाजी, जब आप सो रहे थे तो आपने बड़ी बहन जैस्मीन का नाम दर्जनों बार चिल्लाया। मुझे बचाने के लिए खतरा उठाना भी बड़ी बहन जैस्मीन की वजह से था। आप बड़ी बहन जैस्मीन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपसे शादी करने को तैयार थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूनचे ने धीरे से सांस लेते हुए कहा, चूंकि आप मेरे साथ ईमानदार रहे हैं, मैं भी इस बारे में आपके साथ ईमानदार रहूंगा। चमेली, वह वास्तव में मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी शिक्षिका है। नन्ही चमेली का मुंह चौड़ा हो गया। टीचर, तो जीजाजी को उसका बहुत सम्मान करना चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? विनीत। यूनचे ने अपना सिर उठाया। मुझे नहीं पता कि उसके लिए मेरी भावनाएं क्या है। वह मेरी शिक्षिका है, लेकिन वह मेरे लिए एक शिक्षिका से कहीं अधिक है। छोटी जैस्मिन ने बीच में नहीं टोका और बिना पलके झपकाए चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, लेकिन मैंने कभी उस तरह का आभार या सम्मान महसूस नहीं किया जो किसी उपकारी के प्रति होता है। उसने अनगिनत बार मुझे बचाया है। यदि वह नहीं होती तो मैं कहीं न कहीं पड़ा हुआ एक शव होता, लेकिन एक उद्धारकर्ता के प्रति जो कृतज्ञता होती है, वह मुझ में पहले कभी नहीं थी। वह इस दुनिया में एक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा डांटा है। वह सबसे उग्र है। फिर भी मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। असल में जब मैं सपने देखता हूँ, मैं उसे फिर से मुझे डांटते हुए देखने और सुनने की उम्मीद करता हूँ, 1000 बार नहीं, 10,000 बार। बिना एहसास हुए ही ये सारी भावनाएं बाहर आने लगी। जैस्मिन के कारण वह ईश्वर लोक में आ गया। वह अनगिनत लोगों से मिल चुका था, फिर भी वह अब भी लगातार अकेला था।
उसे जैस्मीन के लिए अपनी योजनाओं को अपने दिल में ही दफन करना पड़ा। उसका नाम यहाँ पर कल्पना की जाने वाली सबसे बुरी तरह की वर्जना थी। वह उसके बारे में बात नहीं कर सकता था, वह उसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकता था। अभी वह लिटिल जैस्मीन नामक इस लड़की पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सका, जो लगातार उस पर जीजाजी शब्द चिल्लाती थी। बिना जाने क्यों उसने अपने दिल की बात कह दी और उस पर विश्वास कर लिया। मैं हमेशा से जानता था कि वह और मैं अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अलगाव इतना अचानक, इतना निर्णायक होगा। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आधा हिस्सा अचानक गायब हो गया हो। मैंने शुरू में सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे उसकी ताकत और सुरक्षा की भावना पर भरोसा करने की आदत थी जो उसने मुझे दी थी, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह वह थी जिसकी मैं आदी थी, उसके बारे में सब कुछ। उसके बिना मेरे जीवन में हमेशा एक न भरने वाली रिक्तता बनी रहेगी। छोटी चमेली ने अपना मुंह खोला। तो क्या अब आप उसे ढूंढ रहे हैं? एमेन। यू चे अपनी भावनाओं पर इतना केंद्रित था कि उसे लिटिल जैस्मीन के सवाल की अजीबता का एहसास ही नहीं हुआ। वह आधा बड़बड़ाया, मैं निचले लोक में पैदा हुआ था। मैं ईश्वर लोक में सिर्फ उसे फिर से देखने के लिए आया था। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे ढूंढना है, भले ही यह ठीक से अलविदा कहने के लिए ही क्यों ना हो। यू चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर मैं जैस्मीन को ढूंढ सकूं, और अगर यह सिर्फ अलविदा कहने के लिए है, तो क्या मैं वास्तव में संतुष्ट हो जाऊंगा? आप बड़ी बहन जैस्मीन की तलाश के लिए ईश्वर लोक में आए थे। क्या यही एकमात्र कारण है? छोटी जैस्मीन ने जारी रखा। एमेन। यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नन्ही चमेली की निगाहें बेचैन होने लगी। तो फिर वह अब कहाँ है और आप उसे कैसे ढूंढेंगे? मुझे पता है कि वह कहाँ है। बात बस इतनी है कि यह एक ऐसी जगह है जहां मैं कभी नहीं पहुंच सकता। युन चे ने आत्मनिंदा भरी ठंडी हंसी दी। लेकिन मुझे उसे दोबारा देखने का एक तरीका मिल गया है। बात बस इतनी है कि मुझे दो चीजें ढूंढनी है। अगर मैं उन्हें ढूंढ लूं तो मैं निश्चित तौर पर 2 साल में उन्हें देख सकूंगा। ओह, कौन से आइटम? एक छोटा सा हाथ यूचे के कंधे पर पड़ा और उसे धीरे से हिलाने लगा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैंने शायद उनके बारे में पहले सुना होगा। यू चे ने हंसते हुए कहा, इन 2 वस्तुओं में से एक को डिवाइन 9 स्टार बुद्ध ज़ैड कहा जाता है, दूसरे को इमोर्टल एम्परर ग्रास कहा जाता है। डिवाइन 9 स्टार बुद्धा ज़ैड, अमर सम्राट घास। नन्ही जैस्मीन ने इन नामों को खुद से दोहराना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लगातार झपक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनके बारे में पहले सुना है, लेकिन ये भी महसूस हो रहा है कि मैंने नहीं सुना है। वे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनके बारे में न जानना सामान्य बात है। यून चे को छोटी जैस्मीन के चेहरे पर हैरानी भरी नजर नहीं आई और उसने धीरे से बोलना बंद कर दिया। यून चे की चेतना तब और भी भारी हो गई। उसने बाहर के मौसम पर नजर डाली और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुद्ध के महान मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। मैं अपनी रिकवरी शुरू करने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे दोबारा परेशान न करें। जाओ आराम करो, मैं तुम्हें सुबह होते ही यहाँ से ले आऊंगा। ओह, छोटी जैस्मीन ने कुछ विचलित होकर उत्तर दिया। बुद्ध के महान मार्ग को सक्रिय करने के बाद यू चे तेजी से स्थिर हो गए। उनका शारीरिक शरीर और मानसिक स्थिति तेजी से ठीक होने लगी। कितने अजीब नाम है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास घर पर वह सामान नहीं है। छोटी चमेली गहरी सोच में थी। आखिरकार काफी समय और इस विषय पर सोचने के काफी प्रयास के बाद उसकी आंखें चमक उठी। ये सही है, मैं स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के उन कुछ दादा दादी से पूछ सकता हूँ। निश्चित महसूस करने के बाद छोटी लड़की फिर से जीवंत होने लगी। वह तुरंत हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही गायब हो गई। सोल संप्रदाय के सभी 64 हॉलों को भारी नुकसान हुआ था। संप्रदाय के अंदर डर और दहशत की तस्वीर थी। खबर मिलने के बाद ली कियानफेक बिजली की गति से वापस भागे। जैसे ही उसने संप्रदाय में कदम रखा, उसे जहर की आभा महसूस हुई जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। ये स्पष्ट रूप से वही जहर था जिसने लेई गुआंगमो को मार डाला। उसके कदम तेज हो गए और एक धमाके के साथ उसने दरवाजों को तोड़ दिया। भयानक जहरीली आभा के साथ बहती लाल रंग की धुंध ने पूरे विशाल हॉल को भर दिया। लेई कियानादू और 2 अन्य बुजुर्ग हॉल में थे। उनके चेहरे उदास थे। जियो किंगटोग फर्श पर बैठा लगातार रो रहा था। लेई कियानफेक के दरवाजा तोड़ने वाले आगमन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। 6 लोगों पर जहर की आभा थी और सभी 6 जमीन पर पड़े हुए थे। उनमें खड़े होने की ताकत नहीं थी। उनमें कराहने की भी ताकत नहीं बची थी।
वे 6 बेटे थे जिन्हें उसने लेई गुआंगमो को खोने के बाद छोड़ दिया था। उन सभी को लेई क़ियानफ़ेंग का दिमाग घूम गया, ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग ही फट गया हो। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। लेई गुआंगमो को मरते देखने का दर्द और उथल-पुथल, वह घबराहट, वह डर और वह बेबसी। यह क्या हुआ? वास्तव में क्या हुआ? लेई क़ियानफ़ेंग चिल्लाते हुए अपने 6 बेटों के शवों के पास पहुंचे। संप्रदाय गुरु लेई क़ियानडू आगे बढ़े। उन सभी को गुआंगमो के समान जहर दिया गया है और खुराक कहीं अधिक है। लिंग यू, वह स्पष्ट रूप से हमारे संप्रदाय में घुस गया और सभी 6 युवा गुरुओं पर घात लगाकर हमला किया। जैसे ही लेई क़ियानडू ने स्पष्टीकरण दिया, एक सिहरन भरी बेचैनी उसकी पीठ पर छा गई। लेई क़ियानफ़ेंग ने मुंह सिकोड़ लिया। वह अपने बड़े बेटे लेई गुआंगकियान के पास पहुंचे, उसकी आवाज कांप रही थी। कियान, क्या हुआ? तुम्हें जहर कैसे मिला? लेई गुआंगकियान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, उसके होंठ कुछ बार खुले थे, बोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंत में एक दर्दनाक फुसफुसाहट में बोले, ये बच्चा नहीं जानता। मुझे अचानक महसूस हुआ, मेरी आंखें धुंधली हो गई। जब मैं उठा, मैं पहले से ही था। खांसी, शाही पिता, मुझे बचा लो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेई क़ियानफ़ेंग का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा क्योंकि ठंडक उसके अंदर घुस गई। मुख्य संप्रदाय में न केवल लेई क़ियानफ़ेंग थे, बल्कि इसमें विभिन्न बुजुर्ग और हॉल मास्टर भी थे। उनमें से हर एक डाकिया क्षेत्र के भीतर एक शिखर अस्तित्व था। वहां 8 लाख अन्य शिष्य भी पहरे पर थे। लेई क़ियानफ़ेंग के 6 बेटे संप्रदाय के केंद्र में स्थित थे, जहां उनकी सुरक्षा सबसे अधिक केंद्रित थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूरे डाकिया क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान था। और एक आदमी बिना देखे या आवाज के अंदर घुस आया और उन सभी 6 को जहर देने में कामयाब रहा। किसी को नहीं पता था कि वह कब अंदर आया था, इससे भी ज्यादा किसी को नहीं पता था कि वह कब चला गया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उनमें से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि उन्हें जहर कैसे दिया गया। जैसे ही ले तियांगांग और अन्य 5 बुजुर्ग अंततः पकड़े गए, तेज हवाएं चलने लगी। जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। यह ले तियांगांग इस पर अपना सिर नहीं लपेट सका। लेई क़ियानफ़ेंग की अभिव्यक्ति देखने के बाद उसने एक पल के लिए भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लेई क़ियानडू ने एक निजी ध्वनि प्रसारण भेजते हुए उन पर एक नजर डाली। ओल्ड 4 और बाकी लोग कहाँ हैं? वे आप सबके साथ वापस क्यों नहीं आए? वे मर चुके हैं क्या? लेई क़ियानडू ने चुप्पी तोड़ते हुए चिल्लाया। उसकी पहले से ही उदास अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। क्या ये लिंग यून था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेई तियांगांग ने जल्दबाजी की। हमें अब सभी युवा मास्टर्स को बचाने का एक रास्ता खोजने की जरूरत है। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, वह अचानक भयभीत होकर पीछे गिर गया। उसने देखा कि उनमें से सभी 6 को लेई गुआंगमो को शुरू में जितना जहर दिया गया था, उससे कहीं अधिक जहर दिया गया था। लेई क़ियानफ़ेंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उन्होंने संप्रदाय की शीर्ष गहन और आध्यात्मिक दवाओं का भी उपयोग किया था, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि वह अभी भी ली गुआंगमो को बचाने में असमर्थ थे। ये भी कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल बेकार था। फिलहाल उसे यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई कि आगे क्या होने वाला है। लिंग यू, तुम निर्दयी हो। लेई क़ियानफ़ेंग ने गुस्से में कांपते हुए अपने दांत भींच लिए। भले ही मुझे प्रारंभिक अराजकता के अंत तक आपका पीछा करना पड़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपको 10,000 टुकड़ों में काट दूंगा और आपकी हड्डियों को धूल में बदल दूंगा। जियो किंगटोग ने अपना सिर उठाया और कर्कश आवाज में कहा, लेई क़ियानफ़ेंग, इससे पहले कि आप लिंग यून को कोसना शुरू करें, आप उन सभी बुरे कामों पर विचार क्यों नहीं करते जो आपने वर्षों में किए हैं? ध्यान से सोचे कि वह कौन था जिसने लिंग यून को यहाँ खींचा था। क्या अब आप जानते हैं कि प्रतिशोध का अर्थ क्या है? मैंने पहले ही मोर को खो दिया है। अगर कियान र को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मौत का पूरा दारोमदार आप पर है। हाँ, तुम चुप रहो। लेई क़ियानफ़ेंग चिल्लाया। उसने असहाय होकर बैठते हुए अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और अपने आप से बुदबुदाने लगा, नहीं, कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। इस सब का कोई न कोई समाधान जरूर होगा। संप्रदाय गुरु विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह जहर संत ब्लैक हार्ट। लेई तियांझेंग जल्दी से चिल्लाया, वह अभी भी डाकिया शहर में हो सकता है। यदि यह वास्तव में वह है, तो निश्चित रूप से सभी 6 युवा मास्टर्स को बचाने का एक तरीका होगा। ये सही है। लेई क़ियानडू सहमत हुए। संप्रदाय मास्टर गुआंगमो का शरीर अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। जहर बेहद भयावह है।
हम पूरी तरह से असहाय हैं और भले ही वह विष संत नकली हो, वह हमारी एकमात्र आशा है। फिर आप सब आसपास क्यों खड़े हैं और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से उस ब्लैकहार्ट का पता लगाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? लेई कियानफेग ने दहाड़ते हुए कहा, एक बार जब आप उसे पा लेते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि वह किस प्रकार की कीमत या शर्त की घोषणा करता है। बस पहले हर बात पर सहमत हो जाओ। उसे सबसे तेज गति से यहाँ लाओ। संप्रदाय गुरु लेई तियानझेंग ने उत्तर दिया। क्या आप भूल गए, पिछली बार जब हम पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को आमंत्रित करने गए थे तो वह चाहते थे कि हम मरीजों को उनके पास लाएं। वह हरामी लेई कियानफेग एक बार फिर दहाड़े। वह केवल एक जहर डॉक्टर है, एक बेघर कुत्ता है जिसका विभिन्न तारालोकों में पीछा किया गया है और वह अभी भी सोचता है कि वह वास्तव में कुछ है। क्या ये राजा व्यक्तिगत रूप से उसके दरवाजे पर दस्तक देने के योग्य है? जब आप उसे ढूंढ लें तो सबसे अच्छा यही होगा कि वह स्वेच्छा से यहाँ आए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो बस उसे मार गिराओ और वापस खींच लो। यह लेई तियांगन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसे एक जगह रखा गया था। लेई कियानफेग जियो किंगटोग ने खड़े होते ही अपनी दोनों आस्तीनें झटक दी। वह अभी एक बेटे की मौत का गम मना ही रही थी कि अब दूसरे को भी ठीक उसी जहर से जहर दे दिया गया। उसका दिल खराब हो गया था और वह उसे कोई चेहरा देने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। उस पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को हजारों वर्षों से कई मध्य सितारा क्षेत्रों में लक्षित किया गया है और वह अभी भी जीवित और ठीक है। उसे निचले सितारा क्षेत्र के संप्रदाय गुरु की परवाह क्यों करनी चाहिए? यदि उसे कुछ नहीं समझा जाता है तो अपने आप से पूछे कि आप क्या हैं? आप अपने बेटे की भी रक्षा नहीं कर सकते। केवल थोड़े से चेहरे के कारण आपने मोर की मृत्यु का कारण बना दिया। क्या अब आप भी अपने कारण अपने सभी बेटों को मरने के लिए तैयार हैं? आप डांट के इस प्रहार ने लेई कियानफेंग का पूरा चेहरा हरा फिर सफेद कर दिया। उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि एक बार फिर चिल्लाया, तुम सब वहां किस लिए खड़े हो? ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को तुरंत सूचित करें। ये राजा उन्हें 3 घंटे का समय देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विष संत अभी भी डाकिया शहर में है। बेहतर होगा कि वे 6 घंटे के भीतर उसका पता लगा लें, अन्यथा ये राजा उन्हें नहीं छोड़ेगा। समझा? लेई तियांगांग ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। कियांदू लेई कियानफेग ने गुर्राते हुए कहा, तुरंत तैयारी शुरू करें। ये राजा 1 घंटे में कियान र और अन्य लोगों के साथ डाकिया शहर की ओर प्रस्थान करेगा। जितने गहरे पत्थर आप प्राप्त कर सके लाएं। बेहतर होगा कि वह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वास्तविक हो। बेहतर होगा कि वह वही हो जो अफवाहें कहती हैं कि वह इस दुनिया में किसी भी जहर को ठीक कर सकता है, अन्यथा ये राजा व्यक्तिगत रूप से उसकी हर एक हड्डी को कुचल देगा। अब जाओ। जब युन चे ने अपनी आंखें खोली तो आकाश पहले से ही चमक रहा था। बुद्ध के शक्तिशाली महान मार्ग के लिए धन्यवाद। उनकी सभी बाहरी चोटें ठीक हो गईं, कोई और घाव दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी अंदरूनी चोटें भी लगभग 70 से 80% ठीक हो गई थी। उसने अपनी लगभग सारी गहन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी मानसिक शक्ति अपनी क्षमता का केवल 1/4 से 1/3 ही पुनः प्राप्त कर पाई थी। वह जागने के लिए दौड़ा। इसका कारण ये था कि उसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण काम करना था। जब वह ठीक हो रहा था उसने जागरूकता का एक कतरा बाहर छोड़ दिया था। जब छोटी जैस्मीन चली गई थी तो उसे इसका एहसास हुआ था, लेकिन अब तक वह वापस नहीं लौटी थी। वह कौन है? यूं चे उठ खड़ा हुआ। उसने उस समय के बारे में सोचा जब वे संयोगवश मिले थे और साथ ही उन चीजों के बारे में भी सोचा जिनके बारे में उसने एक रात पहले बात की थी। युन चे को अचानक गहरा एहसास हुआ कि यह लड़की वास्तव में उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। शायद उसके पास उसके करीब आने के कुछ खास कारण भी थे, लेकिन वे पहले कभी नहीं मिले थे और इस बात की संभावना भी कम थी कि उनके बीच कोई मनमुटाव था। तो वह क्या थी? जैसे ही यू चे गहरी सोच में था, उसका साउंड ट्रांसमिशन जेड अचानक कंपन करने लगा। जेड उठाते हुए उसने जिरुयान की गंभीर आवाज सुनी, ये शानदार है। सर लिंग युन सोल सेक्ट ने वास्तव में वैसी ही प्रतिक्रिया दी है जैसा आपने पहले उल्लेख किया था। उन्होंने एक बार फिर हमसे पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा है और इस बार वे बहुत अधिक चिंतित हैं। अभी पहले मैंने आपसे सीधे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कि शायद आपको कुछ हो गया होगा। इस समय क्या समय था? इसकी संक्षिप्त गणना करते हुए युनचे ने उत्तर दिया, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी। मैं अभी भी ब्लैक सोल माउंटेन पर हूँ। डाकिया सिटी लौटने में कुछ समय लगेगा। आपको उन्हें कुछ घंटों के लिए रोकने का एक तरीका ढूंढना होगा। एक संक्षिप्त क्षण के बाद जिरुयान ने अंततः उत्तर दिया, ठीक है।
लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अपने चारों ओर की हवा को दूर करने और अपनी सारी गंध और निशान मिटाने के बाद उसने कपड़े बदले। युनचे को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि छोटी जैस्मिन कहाँ गई थी। वह ब्लैक सोल माउंटेन से डाकिया शहर की ओर तीव्र गति से उड़ गया। डाकिया शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त क्षेत्र। ये बेहद जर्जर घर था जिसके सभी दरवाजे और खिड़कियां टूट गई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां से शायद ही कोई गुजरता होगा। हालांकि आज ये परित्यक्त क्षेत्र कई प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत कर रहा था। लोगों का एक समूह तेजी से आया। डाकिया क्षेत्र के राजा लेई कियानफेंग सबसे आगे थे। उनके बगल में उनकी समान रूप से वजनदार पत्नी जियो किंगटोग थी, जिनकी संप्रदाय में स्थिति उनके बराबर थी। उनके पीछे मुख्य हॉल मास्टर लेई तियानगांग और महान बुजुर्ग लेई कियांडू थे। उनके पक्ष में संप्रदाय के मुख्य चिकित्सक लेई डेयान भी थे। उनके पीछे शिष्यों का एक समूह था जो लेई कियानफेंग के सभी जहर खाए बेटों को सावधानी से ले जा रहा था। इतने लंबे समय के बाद उनके शरीर में जहर अधिक तीव्रता से फूट रहा था। सभी 6 शवों से लाल रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें जहर भी था। इससे सोल संप्रदाय के सभी शिष्य बेहद असहज थे। वे सभी उस छोटे से घर के सामने उतरे जिसके बारे में ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने उन्हें बताया था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, लेई कियानफेंग, लेई तियानगांग, लेई कियांडू और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। वे सभी एक ही समय में अपने ट्रैक पर रुक गए। वे रुक गए क्योंकि उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से अंधेरे और ठंडी भयावह आभा का एहसास हुआ। ये ठंडी भयावह आभा सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं आई, ये भीतर से भी आई। यह उनके हृदय से निकला। इससे उन्हें पसीना आ गया और वे भयभीत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने ये टूटा हुआ घर ऐसा लग रहा था जैसे ये पीले झरनों की अंधेरी आभा में डूबा हुआ हो। इसने डाकिया क्षेत्र के इन सभी चरम विशेषज्ञों को ठंडा कर दिया। संप्रदाय मास्टर, ये है। लेई तियानगांग ने आश्चर्य और जिज्ञासा का भाव प्रकट किया। इतना भयावह एहसास उससे पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी समय घर से एक कर्कश धीमी हंसी आई। हे, ऐसा लगता है जैसे बड़ा व्यवसाय मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है। आओ आओ, अंदर आओ। हे। इस अजीब और भयानक हंसी ने बेहद ठंडी भयावह ऊर्जा को जोड़ते हुए कई शिष्यों को डरा दिया और वे कई कदम पीछे हट गए। उन्हें हर तरफ ठंड महसूस हुई। लेई कियानफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, जियो किंगटोग, जो उसके बगल में था, पहले ही प्रवेश कर चुका था। वह घबरा गया और केवल उसका पीछा कर सका। जैसे ही वह पत्थर के कमरे में दाखिल हुआ, और भी अधिक ठंड ने अचानक उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। यह उस तरह की ठंड नहीं थी जो किसी को महसूस होती थी जब वे अचानक बर्फ के छेद में गिर जाते थे। यह उस तरह की ठंड थी जो किसी भूत के क्षेत्र में प्रवेश करते समय महसूस होती थी। ये बिल्कुल भी गहरी ठंडी ऊर्जा नहीं थी। इतना ही नहीं, पत्थर के कमरे के अंदर की रोशनी असामान्य रूप से अंधेरी थी, भले ही उस जगह पर जगह जगह छेद थे और दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थी। जब वह दरवाजे से अंदर गया तो उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे उसने रात में ही अचानक कदम रख दिया हो। ये और हवा में अचानक बदलाव ने लेई कियानफेंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी तनाव में डाल दिया। उसका घमंड और धार दोनों ही वास्तव में उसके एहसास के बिना ही सिकुड़ गए। थोड़ी टेढ़ी पीठ वाला एक आदमी, पूरी तरह से नीले काले रंग के लिबादे के अंदर लिपटा हुआ, जर्जर पत्थर के कमरे के अंदर खड़ा था। उसका केवल आधा चेहरा दिख रहा था। उसका आधा चेहरा वास्तव में लिबादे के समान रंग का था और वह उस पहाड़ी चट्टान की तरह मुरझा गया था जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में थी। उसे यकीन नहीं था कि यह सिर्फ उसकी इंद्रियां थी जो उसके साथ चालाकी कर रही थी, लेकिन वास्तव में उस लिबादे वाले आदमी के पूरे शरीर में एक धुंधली, लगभग अदृश्य काली ऊर्जा घूम रही थी। हवा में अचानक बदलाव और उसका चौंकाने वाला रूप इस बात का सबूत था कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। मूल रूप से लेई कियानफेंग बहुत चिंतित और क्रोधित दोनों थे। वह एक क्षेत्र का राजा था, इसलिए उसने पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को कोई परवाह नहीं की, भले ही वह असली निकला हो। आखिरकार ब्लैकहार्ट एक छोटा सा जहर डॉक्टर था। वह एक क्षेत्र के राजा के ध्यान के योग्य नहीं था। इसके अलावा वह इस समय काफी व्याकुल था। उन्हें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वास्तव में वही थे जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वास्तव में डाकिया क्षेत्र में पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि मुलाकात के बाद से उनके विचार तेजी से बदल गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की उपस्थिति ने वास्तव में उसके दिल में डर पैदा कर दिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जो उसके दिल में डर पैदा कर सके। वह एक सामान्य व्यक्ति था। नहीं, उसे इसे और सुधारना चाहिए।
उसके सामने वाला आदमी बिल्कुल भयानक चरित्र का होगा। साथ ही उनके इस संदेह को भी काफी हद तक शांत कर दिया गया कि क्या पहले वाला व्यक्ति पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट था। लेक यानफेक जल्दी ही स्थिर हो गए। उसके शरीर के अंदर बेतहाशा दौड़ने वाली ठंडी आभा ने वास्तव में उसे पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के बहुत करीब जाने से रोक दिया। जबकि वह अभी भी सदमे और संदेह में था, जियो किंगटोग ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप प्रसिद्ध वरिष्ठ शहर संत हैं? हे। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने बिल्कुल अप्रिय हंसी छोड़ी। तुम तो पहले ही मेरी दहलीज लंघ चुके हो, तो तुमने ऐसे निरर्थक प्रश्न पर अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत क्यों उठाई? मैं पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट हूँ। आप ही लोग हैं जो मेरे पास अनुरोध लेकर आते हैं, इसलिए मेरे काले हाथ और काले दिल वाले होने पर कोई आपत्ति न करे। हे। जियो किंगटोग अपने बेटों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के सामने घुटने टेकने जा रही थी। जहर साधु, कृपया मेरे बेटे को बचा लो, यदि आप कर सकते हैं। रुको। लेकिन लेक यानफेक ने अपनी आंखें सिकोड़ने से पहले उसे ऐसा करने से रोक दिया। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट हैं? उद्धरण चिन्ह ... सिद्ध करना। नीले काले लबादे के नीचे धीरे धीरे एक जोड़ी आंखें प्रकट हुई। जैसे ही विशैले संत की नजरें लेक यानफेंग से मिली, वह इतना चौंक गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशैले संत की आंखें आश्चर्यजनक रूप से काली रोशनी से चमक रही थी। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें प्रमाण चाहिए? यहाँ एक सुझाव है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो बाहर निकल जाओ। लेक यानफेंग, जिन्होंने डाकिया क्षेत्र पर कठोरता से शासन किया था, उन्हें कभी भी इतनी बुरी तरह से अपमानित नहीं किया गया था जितना आज किया गया है। गुस्सा तुरंत उसके सिर पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की आंखों और उसके 6 मरते बेटों को देखा तो उसे जो डर और सदमा महसूस हुआ, उसने उसे क्रोध में कार्य करने से रोक दिया। इसके बजाय उसने अपनी गहन ऊर्जा को बुलाया और एक भयानक दबाव उत्पन्न किया जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गया। फिर वह गहरे स्वर में बोला, क्या तुम सचमुच जानते हो कि मैं कौन हूँ? हे। लेक यानफेंग का ऊर्जा क्षेत्र बूढ़े व्यक्ति के दिल में डर पैदा करने में विफल रहा। न केवल बूढ़ा आदमी उसे हिकारत से घूर रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर ठंडी सहानुभूति भरी हंसी भी थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक सूखी हथेली बूढ़े आदमी की लंबी आस्तीन से धीरे धीरे बाहर निकली। हथेली भी काली आभा से घिरी हुई थी, जिससे उसे देखने वाले हर किसी को ठंडक महसूस हो रही थी। ठंडक जो शुरू से ही उनके शरीरों और आत्माओं में भरी हुई थी, पहले से भी अधिक प्रचंड रूप से बढ़ने लगी। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने इस एक हाथ से कितने दिव्य संप्रभुओं को मारा है, लेकिन लोगों को मेरे बारे में सब कुछ भूल जाने के लिए जाहिर तौर पर दशकों का एकांतवास ही काफी है। ये सोचने के लिए कि एक छोटा सा दिव्य राजा सीधे मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करेगा। टुट। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि निचले सितारा क्षेत्रों में बहुत सारे बेवकूफ हैं। बूढ़े व्यक्ति द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द रेगमाल रगड़ने की ध्वनि जैसा था। न केवल ले तियांगांग और ले कियांडू उसके साहसिक शब्दों से पूरी तरह से स्तब्ध थे, बल्कि ले कियानफेंग की अपनी अभिव्यक्ति में भी अचानक गिरावट आ गई थी। हालांकि उसने बस इतना ही कहा था। न केवल उसने गुस्से में बूढ़े व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसका शरीर भी थोड़ा सा पीछे की ओर झुक गया। मनुष्य एक ऐसा प्राणी था। यदि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने मिलनसार और नम्रता से बात की होती, तो ले कियानफेंग ने दबंगई से काम लिया होता और उस पर सभी प्रकार के संदेह पैदा किए होते। लेकिन जब पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट ने बमुश्किल कुछ वाक्यों में उसके साथ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, अहंकार और उपहास का व्यवहार किया, तो पत्थर के कमरे में प्रवेश करने के बाद केवल 10 सांसों के समय में ले कियानफेंग का डर वास्तव में आसमान छू गया था। हालांकि वह अभी भी अंदर से निराश था, लेकिन उसका रौब काफी हद तक कम हो गया था। न केवल वह लापरवाही बरतने से डर रहा था, उसने अभी पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को शाप देने की हिम्मत भी नहीं की। जियो किंगटोग ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ने से पहले अपने पति की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ विश्वसंत, मेरे पति हमेशा एक असभ्य और उतावले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह आपके प्रति जरा भी अनादर नहीं रखते हैं। मेरे पति डाकिया क्षेत्र के राजा हैं और उनके पास काफी संपत्ति है। यदि आप मेरे बेटों की जान बचा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपको अच्छा बदला देंगे। ले कियानफेंग सतर्क और अविश्वासी थी, लेकिन अभी जियो किंगटोग केवल इस आखिरी उम्मीद को जितना हो सके उतनी मजबूती से पकड़ना चाहती थी। न केवल पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की प्रामाणिकता उसके दिमाग में कभी नहीं आई थी, बल्कि उसने सीधे तौर पर उसे अपनी संपत्ति का स्तर भी बता दिया था। ये लगभग वैसा ही था जैसे उसे डर था कि यह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट पर्याप्त रूप से काले दिल वाला नहीं था।
इस पति पत्नी का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ऐसे मामलों से निपटने में पुरुषों और महिलाओं के बीच भी एक अंतर था, खासकर जब उनके बच्चों की सुरक्षा शामिल थी। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, बेशक, बिल्कुल। जब तक आप कीमत चुका सकते हैं, सब कुछ मेज पर है। ये बूढ़ा आदमी कई वर्षों से जीवित है और मैं इतना नीचे नहीं गिरा हूँ कि अपने आप को एक अज्ञानी कनिष्ठ के स्तर तक गिरा दूं। अब जाओ और मरीजों को ले आओ। लेई कियानफे की अभिव्यक्ति बार बार बदलती रही, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। जल्दी से कियान र और बाकी सभी को अभी यहाँ ले आओ, जियो किंगटोग ने तुरंत कहा। बहुत जल्द 1 दर्जन से अधिक सोल संप्रदाय के शिष्यों ने लेई कियानफेंग के 6 बेटों को एक एक करके कमरे में ले गए और उन्हें काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के सामने व्यवस्थित रूप से लिटा दिया। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी एक बार भी अपनी आंखें हिलाए बिना टेढ़ा खड़ा रहा। उसकी नाक थोड़ी सी हिली। इससे पहले उसने घबराहट में कहा, ओह, ये स्कारलेट घोस्ट फ्लेम जहर है। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसा नाम बोला जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। जियो किंगटोग के चेहरे पर आशा की रोशनी दिखाई दी। वरिष्ठ विश्व संत, क्या आप इस जहर को जानते हैं? हे। हर बार जब काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हंसता था तो वह अपने आसपास के सभी लोगों को ठंड का एहसास कराता था। ये जहर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से आता है। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र में काफी दुर्लभ है। वे सभी जो इस जहर से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वे आग की लपटों से झुलस गए हैं, और जब जहर सक्रिय हो जाएगा तो उनका शरीर लाल रंग की ऊर्जा में लिप्त जाएगा जब तक कि उनके आंतरिक अंग जलकर धूल में न मिल जाएं। मरीज के मरने के बाद भी जहरीली हवा खत्म नहीं होती। इसके बजाय वह शव को तब तक खाना जारी रखेगा जब तक कि जो कुछ नहीं बचेगा वह लाल रंग की मुरझाई हुई हड्डियों का ढेर बन जाएगा। जब जहर अपना असर दिखाएगा तो खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी। हे। लेई गुआंगमो की भयानक मौत अभी भी कल की तरह स्पष्ट थी, इसलिए वे जानते थे कि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने लेई गुआंगमो की मृत्यु के लक्षणों और स्थिति का पूरी तरह से वर्णन किया था। उनके सटीक आकलन से लेई तियागुआंग और लेई कियांडू को आश्चर्य हुआ और परिणामस्वरूप लेई कियानफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हर कोई इस समय काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रहा था। उन्हें यकीन था कि वह मरीजों की जांच करने के लिए या सीधे उन्हें देखने के लिए नीचे नहीं झुका था। बूढ़े व्यक्ति ने अधिक से अधिक एक बार अपनी नाक से सूंघा था, लेकिन जहर को पूरी तरह से पहचानने और समझाने के लिए बस इतना ही काफी था। इस बिंदु पर जियो किंगटोग अब अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सकती थी। यदि आप इस जहर को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इलाज कैसे किया जाता है ना वरिष्ठ? अरे, ये बहुत आसान है। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की धीमी हंसी स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण थी। उनके संक्षिप्त उत्तर से जियो किंगटोग बहुत खुश हो गए और लेई कियानफेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति पीछे मुड़ा और अपने लबादे के पीछे से बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर मछली पकड़ने लगा। जब उसका हाथ दोबारा सामने आया तो उसके हाथ में 6 गंदी दिखने वाली गोलियां थीं। गोलियां लगभग एक नाखून के आकार की थीं और वे गहरे हरे रंग की और दिखने में झुर्रीदार थीं। उनकी सतह असुविधाजनक भूरे भूरे रंग के पैटर्न से ढकी हुई थी। बूढ़े व्यक्ति ने उंगली के एक झटके से 6 गोलियां जियो किंगटोग की ओर उड़ा दी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 गोली। उनके जहर पीने के बाद जहर ठीक हो जाएगा। भयानक जहर जिसने महान सोल संप्रदाय को हतप्रभ कर दिया और लेई कियानफेंग को लगभग पागल कर दिया। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के मुंह से अविश्वसनीय रूप से आसान लग रहा था और ऐसा लगभग लग रहा था जैसे ये कृत्य उसके नीचे था जब उसने जियो किंगटोग की ओर लापरवाही से गोलियां फेंक दी। जियो किंगटोग ने गोलियों को कसकर पकड़ लिया और वह उन्हें अपने बेटों को खिलाने ही वाली थी कि इससे पहले कि वह दूसरा शब्द भी बोलती। इंतजार। लेई कियानफेंग ने अचानक बिजली की तरह तेजी से जियो किंगटोग को पकड़ लिया और एक ही समय में उसके हाथ से 6 गोलियां छीन ली। इससे पहले कि जियो किंगटोग कुछ कह सके, वह फिर से आगे बढ़ा और सोल संप्रदाय के एक शिष्य को अपनी हथेली में खींच लिया, क्योंकि बाद वाले ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, संप्रदाय गुरु। सोल संप्रदाय का शिष्य पूरी तरह भ्रमित लग रहा था। लेई कियानफेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच अचानक एक छोटा काला डंक उभर आया था। अपने शिकार की सिकुड़ती पुतलियों को नजरअंदाज करते हुए उसने डंक सीधे सोल संप्रदाय के शिष्य के दिल में डाल दिया। डंक ऐसे गायब हो गया मानो वह पिघलकर उसके शरीर में समा गया हो। हजारों आत्माओं का जहर। लेई तियांगांग और लेई कियांडू ने एक ही समय में कहा। 1000 सोल्स पॉइजन पूरे डाकिया क्षेत्र में सबसे डरावना और सबसे क्रूर जहर था। जिन लोगों को जहर दिया गया था उन्हें पूरे 9 घंटे तक भयानक दर्द सहना पड़ा, इससे पहले कि वे अंततः घोर पीड़ा में मर गए।
दिव्य राजाओं और उससे ऊपर के राजाओं की गहन ऊर्जा के अलावा हजारों आत्माओं के जहर का कोई इलाज नहीं था। इसका मतलब ये भी था कि लेई कियानफेंग ही एकमात्र व्यक्ति थे जो पूरे डाकिया दायरे में इस जहर का इलाज कर सकते थे। सोल संप्रदाय में 1000 सोल जहर का प्रयोग केवल गद्दारों पर किया जाएगा। इसे सोल संप्रदाय में मौजूद सबसे क्रूर सजा कहा जा सकता है। जहरीले सोल संप्रदाय के शिष्य का सौर जाल तुरंत नीले और काले रंग में बदल गया। ये भयानक रंग तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसके चेहरे का रंग भी भूरा हो गया। शिष्य स्वयं फर्श पर गिर गया था और प्रतिक्रिया स्वरूप पागलों की तरह ऐंठने लगा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह ऐसा लग रहा था मानो उसे 10,000 ब्लेडों से छेदा जा रहा हो। लेई कियानफेंग ने उसे उठाया, जबरदस्ती उसका जबड़ा खोला और गहरे हरे रंग की एक गोली उसके मुंह में डाल दी। फिर उसने उसे दूर फेंक दिया और उसे करीब से देखा। हालांकि उसकी उदास पुतलियां तुरंत स्तब्ध हो गईं। जैसे ही उसने हरी गोली अपने मुंह में डाली और शिष्य को दूर फेंक दिया, उसे अचानक महसूस हुआ कि हजारों आत्माओं का जहर कमजोर हो रहा था। वास्तव में यह इतनी तेजी से कमजोर हो रहा था कि सोल संप्रदाय के शिष्य के संघर्ष और चीखें स्पष्ट रूप से कम हो गईं। कुछ सांसों का समय। 10 सांसों के बाद 1000 सोल्स पॉइजन की उपस्थिति वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई। ठीक उसी तरह सोल संप्रदाय का शिष्य, जिसे लेई कियानफेंग के हाथों से 1000 सोल्स जहर दिया गया था, 10 सांसों के बाद पूरी तरह सदमे, भय और भ्रम की स्थिति के साथ जमीन से कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। लेई तियानगांग और लेई कियानदू के मुंह खुले रह गए, जैसे उन्होंने कोई अलौकिक प्राणी देखा हो। लेई कियानफेंग कई सांसों तक स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वह अचानक आगे बढ़े और शिष्य की छाती को पकड़ लिया, गहन ऊर्जा का उपयोग करके उसके शरीर को ऊपर और नीचे स्कैन किया। वह वास्तव में 1000 सोल जहर का कोई निशान भी नहीं पहचान सका। लेई कियानफेंग ने अपना हाथ हटा लिया और बहुत देर तक खाली खड़ा रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि 1000 सोल जहर कितना घातक था और उसने बहुत लंबे समय तक सोचा था कि यह एक लाइलाज जहर था। यहाँ तक कि जहर को गहन ऊर्जा से ठीक करने के लिए भी उन्हें बड़ी मात्रा में प्रयास करना पड़ा। लेकिन अभी एक बिल्कुल अचूक गोली ने हजारों सोल जहर को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिसे उसने अपने हाथों से लगाया था, केवल कई आंखों के रोल में। हालांकि ये दृश्य उसकी आंखों के ठीक सामने घटित हुआ था, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में क्या हुआ था। संप्रदाय गुरु। स्वाभाविक रूप से लेई तियानगांग और लेई कियानडू को लेई कियानफेंग की असामान्य प्रतिक्रियाओं का परिणाम पता था। जियो किंगटोंग सचमुच रोने लगी और उसने अनियंत्रित रूप से कहा, सीनियर पॉइजन सेंट ब्लैक। वास्तव में उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कहानियां कहती है। कियान, एर और हर कोई अब बचा लिया गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेंग धीरे से घूमे। इस बिंदु पर उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि उसके सामने काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट था। इसके विपरीत वह यह मानने लगा था कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की विश्रण करने की क्षमता वास्तव में उतनी ही अद्भुत थी जितना कि किंवदंतियों ने कहा था। ये 1000 आत्माओं का जहर था, फिर भी ये केवल 10 सांसों के समय में ठीक हो गया। खिलाओ, अभी उन्हें गोलियां खिलाओ। इन हरी गोलियों की चमत्कारी क्षमताओं को अपनी आंखों से देखने के बाद लेई कियानफेंग अब और शांत नहीं रह सके। उसने झट से उन्हें लेई कियानदू और लेई तियानगांग को दे दिया। उन्होंने सबसे पहले गोलियां अपने छठे बेटे लेई युवानबाई को दी। लेई युवानबाई के आसपास की लाल रंग की धुंध सबसे पहले उनकी नजरों से ओझल हो गई। फिर वह जहरीली सांस जो एक दुस्वप्न की तरह उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई थी, वह भी गायब होने लगी। 20 से भी कम समय में लेई युवानबाई के शरीर और चेहरे ने अप्राकृतिक लाल रंग खो दिया था। हालांकि उसकी आभा अभी भी थोड़ी कमजोर थी, फिर भी वह बिना किसी दर्द के अपने आप बैठने में सक्षम था। जब उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा से लेई युवानबाई की जांच की, तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर के अंदर की जहरीली आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह सचमुच एक चमत्कार है, लेई तियानगांग ने बिल्कुल आश्चर्य से कहा। जहरीले संत की प्रतिष्ठा योग्य है। जब लेई कियानफेंग के बाकी बेटों ने देखा कि लेई युवानबाई सींग वाले अजगर के भयानक जहर से मुक्त हो गई है, तो उनकी आंखें तुरंत घूम गईं और वे संघर्ष करने लगे और चिल्लाने लगे, पिताजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो, उन्हें मारक दवा दो, जल्दी से। लेई कियानफेंग ने बार बार कहा। लेई युवानबाई को अपनी आंखों से पूरी तरह से ठीक होते देखने के बाद जियो किंगटोंग सचमुच खुशी से रो रही थी। उसने झट से लेई युवानबाई को खींच लिया और उत्साह से कहा, युवानबाई, जल्दी से झुको और अब वरिष्ठ जहर संत को धन्यवाद दो। यदि यह वरिष्ठ जहर संत के लिए नहीं होता, तो आप सभी 6। लेई युवानबाई तुरंत बिना कुछ सोचे समझे जहर संत ब्लैकहार्ट के सामने झुक गई।
जूनियर ले युवानबाई ने अपनी जान बचाने के लिए पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को धन्यवाद दिया। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने प्रणाम पूरा होने तक इंतजार किया और फिर धीरे से कहा, आप प्रणाम बचा सकते हैं और धन्यवाद। बस बाद में मुझे पूरा भुगतान करना सुनिश्चित करें, हे। जब लेई कियानफेग ने फिर से काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी आंखें पहले से बिल्कुल अलग थी। तथ्य यह है कि यह आदमी उस भयानक जहर का इलाज कर सकता था जिसके खिलाफ वह असहाय था और जिसने उसे निराशा के कगार पर मजबूर कर दिया था। ये दर्शाता है कि उसका जहर कौशल कितना अच्छा था। इसलिए ये बहुत संभव है कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट का ये दावा कि उसने कुछ दिव्य संप्रभुओं को जहर देकर मार डाला था और दिव्य राजाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, वास्तविक थे। जब उसे यह और अपने पिछले आचरण का स्मरण आया तो उसका दिल बैठ गया। दरअसल इस समय उसकी पीठ से ठंडा पसीना झरने की तरह बह रहा था। जब वह आगे की ओर झुका, उसने अनजाने में सलामी की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ लिए। चिंता मत करो वरिष्ठ विश्व संत, सोल संप्रदाय इस महान उपकार का बदला हुकुमों में चुकाएगा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उस पर तिरछी नजर डाली, लेकिन उसके मुंह से जो निकला वह एक तिरस्कारपूर्ण और बुरी हंसी थी। आप हे, डाकिया क्षेत्र का राजा, क्या ये है? पहले तो मैंने सोचा था कि तुम एक सक्षम व्यक्ति होगे, तुम्हारा अहंकारपूर्ण स्वर सुनकर, परंतु अंततः तुम इतने कमजोर जहर का इलाज भी नहीं कर पाओगे। मुझे अत्यधिक संदेह है कि आप जैसा अहंकारी, मूर्ख और अंधा व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहेगा। यदि यह कोई और समय होता तो ले कियानफेंग किसी से भी ऐसी टिप्पणी सुनकर बिल्कुल जानलेवा हो जाते, लेकिन अभी उन्होंने वास्तव में खुद को सीधा किया और कहा, आप सही कह रहे हैं वरिष्ठ, मैं बहुत देर तक एक कुएं के अंदर बैठा रहा हूँ। मैं लगभग एक सच्चे विशेषज्ञ से चूक गया। उनके पीछे उनके दो बेटे उनकी जहरीली आभा से मुक्त हो गए। जैसे ही वह शांत हुआ, उसने कहा, ये कैसा रहेगा? मैंने सुना है कि जब आप पहली बार डाकिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वरिष्ठ जहर संत ने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के 3 लोगों को भयानक जहर से बचाया था और आपने उनसे प्रत्येक पर 10 लाख गहरे पत्थर चार्ज किए थे। सोल सेक्ट आपकी सहायता के लिए बहुत आभारी है, इसलिए हम आपको आपकी सेवा की कीमत का 5 गुना भुगतान करने को तैयार हैं, वरिष्ठ। ले कियानफेंग ने ईमानदारी से कहा, आपने हमें जो भी गोली दी है उसके लिए मैं $50 लाख चुकाऊंगा। चूंकि आपने हमारे 6 लोगों को बचाया है, सोल सेक्ट आपको 30 मिलियन गहरे पत्थर देने को तैयार है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं, वरिष्ठ? 30 करोड़ गहरी पथरी के लिए 6 यादृच्छिक गोलियां। 30 करोड़ गहरी पथरी एक ऐसी संख्या थी जिसकी एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भी कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि इस खगोलीय प्रस्ताव से पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को कोई अंत नहीं होगा, चाहे वह कितना भी काला दिल क्यों न हो। जी। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट ने जोर से एक असहनीय अप्रिय हंसी उड़ाई। आखिरकार आप एक छोटे से क्षेत्र के राजा हैं, हे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ले कियानफेंग भ्रमित दिखे। मैंने उन लोगों पर 1 लाख गहरे पत्थर लगाए क्योंकि कमोबेश यही उनके पूरे जीवन का मूल्य था। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी धीरे से फुसफुसाया, लेकिन ये 6 लोग अलग हैं। वे डाकिया क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा के पुत्र हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि उनका जीवन आम लोगों के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है ना? उद्धरण चिन्ह ... कृपया मुझे स्पष्ट रूप से प्रकाश दिखाओ, विश्व संत। ले कियानफेंग को अचानक चिंता महसूस हुई। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से एक सूखी उंगली उठाई और धीरे से कहा, प्रति जीवन 100 मिलियन गहरे पत्थर। क्या इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बूढ़ा व्यक्ति काले दिल वाला था, क्योंकि उसका नाम पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट रखा गया था। चूंकि यह मामला था, ले कियानफेंग ने स्वेच्छा से संदर्भ के रूप में 3 ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के पुरुषों के जीवन की कीमत का उपयोग करके इसकी राशि को 5 गुना बढ़ा दिया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट 100 मिलियन मांगेगा। 10 करोड़। ये ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के 3 सदस्यों से बिल्कुल 100 गुना अधिक था। ये कैसा काला दिल था? ये तो अफसोस की बात थी। डाकिया क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा के रूप में ले कियानफेंग के नियंत्रण में विशाल सोल संप्रदाय था। हालांकि उनके लिए 100 मिलियन गहरे पत्थर अभी भी एक छोटी संख्या नहीं थी। इसके अलावा उनके 6 बेटे थे, जिनकी कुल संख्या 600 मिलियन गहरे पत्थरों तक थी। ले कियानफेंग के मुंह के कोने से लेकर उसकी गर्दन के पीछे तक हर जगह हिल गई। हालांकि इस पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की अद्भुतता ने स्वाभाविक रूप से उसे भड़कने में असमर्थ बना दिया। उन्होंने कड़वे चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ विश्व संत, मेरे बेटों का जीवन स्वाभाविक रूप से अमूल्य है और यह विनम्र व्यक्ति बिल्कुल कंजूस व्यक्ति नहीं है।
लेकिन प्रति गोली 100 मिलियन गहन पत्थरों के हिसाब से विषृण करने वाली स्पिरिट गोलियों की कीमत वास्तव में थोड़ी है। क्या इस वरिष्ठ के लिए एक छोटा सा अपवाद बनाना संभव है? अपवाद हे है। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में हंसा। अंधेरे क्षेत्र के राजा, ये बूढ़ा आदमी अच्छी तरह से जानता है कि आप 600 मिलियन गहरे पत्थरों को बाहर निकालने में सक्षम हैं या नहीं। तुम मेरे साथ मोलभाव करने की हिम्मत कर रहे हो। हे, मुझे डर है कि आपने मेरे नाम पर ब्लैकहार्ट के बारे में काफी बार नहीं सुना होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने ली कियानफेंग को पूरी तरह से असहज कर दिया, क्योंकि उसके दिल में एक अवर्णनीय बेचैनी उभर आई। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक ले तियानगां की आवाज आई, संप्रदाय मास्टर, हम अभी भी एक को याद कर रहे हैं। ले कियानफेंग अचानक पलट गए। एक के गायब होने से आपका क्या मतलब है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह अचानक होश में आ गया। पहले उसे जहर देने वाली पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट द्वारा फेंकी गई विषम छर्रों की कुल संख्या 6 हो गई थी। हालांकि अपनी सावधानी के कारण उन्होंने पहली गोली 1000 सोल जहर से संक्रमित सोल संप्रदाय के शिष्य को दी। शेष राशि उसने लेई तियानगांग और लेई कियानडू को तुरंत दे दी थी, जो कुल मिलाकर केवल 5 थी। पहले उत्तेजना और चिंता में उसने वस्तुतः इस तथ्य की उपेक्षा कर दी थी। जिन 5 को मारक औषधि दी गई थी, उनकी विषैली आभा फीकी पड़ गई, उनका रंग गुलाबी हो गया और वे अब पीड़ाग्रस्त नहीं दिखते थे। अपने भाइयों को विष से मुक्त होते देख बचे हुए व्यक्ति का चिंतित संघर्ष और अधिक हिंसक हो गया। तब लेई कियानगां की चीख ने उसके संघर्ष की तीव्रता को और भी अधिक बढ़ा दिया था। शाही पिता, माँ, जल्दी मुझे बचा लो, जिसे अभी तक विषृण नहीं किया गया था। वह आश्चर्यजनक रूप से लेई गुआंग कियान था। लेई कियानफेंग और जियो क्विंगटोंग के बीच इकलौता बेटा बचा है। कियान, जियो किंगयोंग दर्द से रोया। फिर वह गुस्से में चिल्लाई, तुम दोनों, तुमने पहले कियान र को मारक दवा क्यों नहीं दी? यह है। लेई तियानगांग ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अपना गुस्सा शांत करे महोदया। मैंने सोचा कि महान बुजुर्ग के भी 3 थे, लेकिन कौन जानता था। जैसे ही जियो किंगटोंग झपटने वाली थी, वह तुरंत होश में आई और पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की ओर देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ विष संत, मेरा पति स्वाभाविक रूप से एक संदिग्ध व्यक्ति है, इसलिए उसने एक गोली बर्बाद कर दी। क्या आप हमें एक और दे सकते हैं? हम्फ। एक धीमी खर्राटे की आवाज आई, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों की आत्माएं ठिठक गईं। ऐसे कई लोग हैं जो मेरी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, इसलिए मैं इसे कभी दिल पर नहीं लूंगा। हालांकि जब मैंने आपको मारक दवा दी और आपके बेटे बच गए, तो वास्तव में आपके पास कीमत पर मोलभाव करने का साहस है। चूंकि आपके बेटों की जान इतनी सस्ती है, 1 या 2 मरना आपके लिए ठीक रहेगा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आवाज पहले से कई गुना अधिक ठंडी थी। ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में क्रोधित था। लेई कियानफेंग द्वारा उसके साथ मोलभाव करने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की वर्जना को छू गया था। लेई कियानफेंग की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई जब जियो किंगटोंग की दलीलों में सिसकने की आवाजें सामने आईं। वरिष्ठ जहर संत, मेरे पति को समझ में नहीं आता कि एहसानों की सराहना कैसे करें और उन्होंने आपको नाराज कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है। मैंने स्वयं पहले ही कहा है, जब तक आप उन्हें बचा सकते हैं, मैं कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करूंगा। लेई कियानफेंग ने अपने होंठ फड़फड़ाए, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वरिष्ठ, चुप रहो। जिस क्षण लेई कियानफेंग ने कुछ कहा, उसके बाकी शब्द गुस्से में उसके मुंह में वापस ठूस दिए गए। उसने तुरंत एक नीलम स्थानिक अंगूठी निकाली और कहा, वरिष्ठ विष संत, मैं आपको अभी 7 छर्रों के लिए 700 मिलियन गहरे पत्थर देने को तैयार हूँ। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में ठंडक बिखर गई। हे, कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी के ऋणी होने से नहीं डरता, क्योंकि जो लोग भुगतान न करने का साहस करते हैं वे सभी मर चुके हैं। जियो किंगटोंग के चेहरे पर खुशी उभर आई। क्या इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ विष संत हमें एक और गोली देने को तैयार है? वरिष्ठ विष संत, धन्यवाद। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से कहीं से एक गंदा काले रंग का लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे अपनी दाहिनी ओर की मेज पर रख दिया। जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर अलग अलग रंगों और आकारों की गोलियां भरी हुई थी। उनमें से लगभग आधे वे मारक औषधियां थी जो उसने पहले ही दे दी थी। एक ही नजर में कोई देख सकता था कि उनमें से कम 50 थे। जैसे ही लकड़ी का बक्सा खुला, एक अप्रतिरोध्य आकर्षक शक्ति ने उपस्थित सभी लोगों की निगाहों को उसके केंद्र में एक निश्चित गोली पर केंद्रित कर दिया। यह डिब्बे के अंदर की सबसे बड़ी गोली थी, जो ड्रैगन आई फल जितनी बड़ी थी, जबकि केस के भीतर अन्य सभी छर्रे गहरे रंग के
थे, फिर भी यह चमकीला लाल रंग का था। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह स्पष्ट रूप से इसकी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि इसकी विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी। इसे देखते ही उन्हें स्पष्टता का एहसास हुआ जो उनकी आत्मा में प्रवेश कर गया। इससे उनका दिमाग तुरंत साफ हो गया और यहाँ तक कि उनकी नजरें भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गईं। इस प्रकार की आभा बिल्कुल अनसुनी थी और इस प्रकार की अनुभूति अवर्णनीय थी। ऐसा अनुभव उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। लकड़ी के बक्से के भीतर कई छर्रे थे, फिर भी इस लाल रंग की गोली की आध्यात्मिक ऊर्जा ने वास्तव में अन्य सभी को दबा दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से देखा था कि उनके बीच सबसे आम गोली से किस प्रकार का परिणाम निकला, इसलिए ये स्कारलेट गोली निस्संदेह एक अत्यंत उच्च श्रेणी की गोली थी। इसे एक दुर्लभ खजाना कहा जा सकता है। उनकी अजीब निगाहों के नीचे काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से एक गोली निकाली और इत्मीनान से कहा, जब तक कीमत उचित है, मेरे लिए व्यापार न करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि इसकी कीमत पिछले 6 से अलग है। उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, लेकिन अभी तक काले रंग के लकड़ी के केस को बंद नहीं किया था, जिससे अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई। इसकी कीमत 300 मिलियन गहरे पत्थर है। क्या तथहरी 100 मिलियन? लेई कियानफेक दहाड़ने लगा, उसकी आंखें लगभग उसकी जेब से बाहर आ रही थी। ओह! काले कपड़े पहने बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि डाकिया रियलिम किंग अभी भी मेरी कीमत से संतुष्ट नहीं है। फिर 500 मिलियन गहरे पत्थरों के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेक के दोनों पैर नर्म हो गए और उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, 300 मिलियन, 300 मिलियन। उसकी बात मत सुनो। जियो क्विंगयोग ने लेई कियानफेन की ओर घूरकर देखा और अतुलनीय दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, चूंकि वरिष्ठ जहर संत ने कहा कि 500 मिलियन गहरे पत्थर हैं, तो ये 500 मिलियन गहरे पत्थर होंगे। यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए है, तो वरिष्ठ प्रस्तावित 500 मिलियन गहरे पत्थरों के बारे में भूल जाए। भले ही वे 1 अरब गहरे पत्थर हो, फिर भी यह एक बड़ा उपकार होगा। जब उसकी आवाज कम हुई तो उसने अपना हाथ पलट दिया। नीलम की अंगूठी चमकी और फिर उसे काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर धकेल दिया गया। अंदर कुल 1100 मिलियन गहरे पत्थर हैं। कृपया जांचें और इसे स्वीकार करें, वरिष्ठ विश संत। लेई कियानफेक अचंभित रह गए, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसके पीछे लेई कियानडू, ले तियानगांग से लेकर सभी सामान्य सोल संप्रदाय के शिष्यों तक, उन सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। लेई कियानडू और ले तियानगांग दोनों ने अपने दिलों में शोक व्यक्त किया। पूरे डाकिया क्षेत्र को एक हाथ से कवर करने के आदि उनके संप्रदाय के गुरु हमेशा से अत्याचारी और अहंकारी थे, खासकर इन हाल के वर्षों में जहां साल बीतने के साथ वह और अधिक आसानी से चिड़चिड़े हो गए। जहां तक थोपने की बात है और अलग अलग लोगों, विशेषकर विशेषज्ञों को उचित तरीके से जवाब देने का सवाल है, तो संप्रदाय की मालकिन उनके संप्रदाय के गुरु से कहीं आगे निकल गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दैवीय मार्शल क्षेत्र के लोगों ने स्पष्ट रूप से जियो किंगटोक का समर्थन क्यों किया, विशेष रूप से लेई कियानयू और वू गुई के माँ बेटे की जोड़ी का। हे। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की हंसी स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। नीलम की अंगूठी के अंदर कितने गहरे पत्थरों की संख्या का निरीक्षण करने की जहमत उठाए बिना उसने इत्मीनान से इसे पुनः प्राप्त करने के बाद दूर रख दिया। फिर उसने धीरे से प्रशंसा करते हुए अपने हाथ में मारक को झटका दिया। डाकिया रियलिम किंग, भले ही आप अधिक सम्मान के योग्य नहीं है, फिर भी आपने एक महान पत्नी से विवाह किया है। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। लेई कियानफेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह केवल जोर से हंसने में सक्षम थे। मारक औषधि प्राप्त करने पर जियो किंगटोक जल्दी से लेई गुवानकियान के पास पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से उसे खाना खिलाया। मारक औषधि में स्काई पॉइजन पर्ल की शुद्धिकरण शक्तियां शामिल थी, इसलिए निश्चित रूप से यह शीघ्र प्रभावी होगी। पिछले 5 के साथ जो हुआ उसके समान परिणाम सामने आया। इससे पहले कि 10 सांसें भी बीतनी थी, लेई गुवानकियान पर जहर की आभा फैल गई और उसने अब दर्द भरी कराहें नहीं निकाली। जियो किंगटोक के बहुत खुश होने के बाद उसने तुरंत काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के सामने अभी भी कमजोर लेई गुवानकियान को खींच लिया। कियाने, वरिष्ठ विश संत वह उद्धार करता है जिन्होंने आपको ठीक किया है। जल्दी करो और उसे धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाओ। जियो किंगटोक के शब्दों को सुनकर लेई गुवानकियान ने जल्दी से घुटने टेक दिए। बैंग बैंग बैंग। लगातार 3 बार प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, जूनियर लेई गुवानकियान ने उन्हें बचाने के लिए वरिष्ठ सहर संत को धन्यवाद दिया। यह महिला, वह साधारण नहीं थी। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने सोचा और गंभीर होकर कहा, मुझे ये बेकार चीजें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
आप सभी को अपना जीवन वापस मिल गया और मुझे अपने गहन पत्थर मिल गए, इसलिए यह व्यवसाय पूरा हो गया है। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? जियो किंगटोग ने उठने में लेई गुआन कियान का समर्थन किया। हाँ, तो अब हम वरिष्ठ विश्व संत को परेशान नहीं करेंगे। यदि वरिष्ठ विश्व संत के पास डाकिया क्षेत्र में रहने के दौरान कुछ खाली समय है, तो कृपया हमारे सोल संप्रदाय का दौरा करने के लिए आए। हमारा सोल संप्रदाय निश्चित रूप से आपको हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मानेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लेई कियानफेक पर नजर डाली। चलो चले। लेकिन लेई कियानफेक तुरंत नहीं हटे। उसकी नजर बीच बीच में उस लाल रंग की गोली की ओर चली जाती थी और बार बार झिझकने के बाद आखिरकार वह जाने के लिए मुड़ा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि लेई कियानफेक जाने वाला था, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों की गहराई में गहरी निराशा झलक उठी। हालांकि लेई कियानफेक की सभी गतिविधियों पर जियो किंगटोग ने ध्यान दिया। वह झट से पलटी और काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी से बोली, वरिष्ठ विश्व संत, एक और मामला है जिसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जियो किंगटोग की नजर वास्तव में उस लाल रंग की गोली पर पड़ी। मैं पहले इस गोली से आने वाली अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में आश्चर्यचकित था। ऐसी शक्ति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चूंकि यह वरिष्ठ विश्व संत से आया है, मैं मान लूंगा कि यह एक असाधारण वस्तु है। वरिष्ठ विश्व संत, क्या आप मुझे एक या दो चीजें सिखा सकते हैं और मेरे क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। इस गोली को स्कारलेट इम्मोर्टल स्पिरिट पैलेट कहा जाता है। कई हजार विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़ों और आध्यात्मिक पौधों का उपयोग करके परिष्कृत, ये स्वर्ग के नीचे सभी चीजों को साफ करने और असंख्य जहरों को विशृंख करने में सक्षम है। जैसे ही उसने बताया कि यह क्या था, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सीधे इसे उठा लिया। बस इसे तुरंत उठाने से आध्यात्मिक ऊर्जा का बिखराव कई गुना बढ़ गया, जिससे लेई कियानफेंग और बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आगे कहा, एक बार जब इस गोली का सेवन कर लिया जाता है, तो यह मज्जा को धो देती है, शरीर को साफ कर देती है और सभी गहरे प्रवेश द्वारों को साफ कर देती है। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद दैवीय संप्रभु क्षेत्र से नीचे के लोगों को शायद ही कभी किसी बाधा का सामना करना पड़ेगा और उपभोग के 3000 वर्षों के भीतर किसी के शरीर में असंख्य जहरों का प्रवेश कभी नहीं होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की बातों ने तुरंत सभी को हतप्रभ कर दिया। जैसे जैसे उसका गला लगातार हिलता गया, लेई कियानफेक की निगाहें कड़ी हो गईं। लेई कियानफेक की प्रतिक्रिया देखकर जियो किंगटोग ने तुरंत पूछा, क्या वरिष्ठ ऐसी चमत्कारी गोली बेचने को तैयार है? हे, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। चूंकि यह प्रदर्शन के लिए था, ये स्पष्ट रूप से बिक्री के लिए है। लेकिन इस स्कारलेट इम्मोर्टल स्पिरिट पैलेट के संबंध में मैं कई हजार वर्षों तक जीवित रहा हूं और उनमें से केवल 3 को ही परिष्कृत कर पाया हूं। मुझे डर है कि आप जैसा थोड़ा निचला स्टार संप्रदाय इसे वहन नहीं कर सकता। एक बार जब उसने ये सुना, जियो किंगटोग ने तुरंत उत्तर दिया, भले ही हमारा सोल संप्रदाय छोटा है, लेकिन हमारी संपत्ति विशाल है। वरिष्ठ, कृपया कीमत बताएं। वरिष्ठ, और ऐसे दिव्य कण का सामना करने में सक्षम होना अभी भी एक प्रकार का स्वर्ग प्रदत्त भाग्य हो सकता है। मैं ऐसा अवसर चूकने को कैसे तैयार हो सकता हूँ? खूब कहा है। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी घूम गया। उसने अभी भी स्कारलेट इम्मोर्टल स्पिरिट पैलेट को पकड़ रखा था। छोटी लड़की, तुम्हारा स्वभाव वास्तव में त्रुटिहीन है। मुझे ये पसंद है। मैं मूल रूप से इसे मध्य सितारा क्षेत्र के उन पुराने शैतानों को बेचने जा रहा था, लेकिन चूंकि आप जैसी छोटी लड़की ने पूछा, तो मैं आपको यह एक मौका दूंगा। हे, ये नियति में है या नहीं, यह आपके परिवार की संपत्ति की मोटाई पर निर्भर करता है। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी 5 उंगलियां फैला दी। 5 अरब गहरे पत्थर। इस खगोलीय संख्या ने सोल संप्रदाय के पीछे के शिष्यों को ऐसा झटका दिया कि उनकी आंखें लगभग उनकी जेब से बाहर निकल गईं। लेई कियानफेक का शरीर स्पष्ट रूप से हिल रहा था, फिर भी जियो किंगटोग की प्रतिक्रिया उसकी तुलना में बहुत शांत थी। उसने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, 5 अरब गहरे पत्थर वास्तव में महंगे हैं। हालांकि ऐसी दिव्य गोली के लिए अपना पूरा भाग्य खोना बिल्कुल उचित है। ठीक है वरिष्ठ विश्व संत, मैं ये स्पिरिट गोली खरीदूंगा। लेई कियानफेक ने अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमाया, लेकिन उसने असहमति का कोई शब्द नहीं बोला। इसके बजाय उनकी अभिव्यक्ति में काफी उत्साह था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
हालांकि अपने मन में वह दहाड़ा पवित्र बकवास 5 अरब गहरे पत्थर, वह वास्तव में बिना किसी शिकायत के इसे खरीदने जा रही है। इन पिछले वर्षों में आपका सोल सेक्ट कितना पैसा कमा रहा है? क्या मैंने बहुत कम या कुछ और मांगा था? और मैं इस बारे में भी झिझक रहा था कि यह बहुत खतरनाक है या नहीं। जियो किंगटोग ने न केवल इसे खरीदने का तुरंत फैसला किया, इस डर से कि यह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट इससे पीछे हट जाएगा, उसने तुरंत एक और नीलम की अंगूठी निकाली। प्रकाश की एक चमक के बाद उसने उसे पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की ओर धकेल दिया। वरिष्ठ विश्व संत, वहां 5 अरब गहरे पत्थर हैं, कृपया जांच करें। हो। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने शुष्क हंसी उड़ाई। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच आप सभी को कमतर आंका है। अरे चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। एक थ्रो के साथ स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट ने जियो क्विंगयो के हाथों में धीरे से उतरने से पहले तुरंत हवा में एक लाल चाप खींचा। हालांकि इस गोली की बिक्री भी एक नियम के साथ आती है। जियो किंगटोग के हाथों ने स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट को हल्के से ढक दिया। मैंने सुना है कि वरिष्ठों द्वारा दी जाने वाली स्पिरिट छर्रों का सेवन हमेशा उनके सामने करना होता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप इसी नियम का उल्लेख कर रहे हैं? लानत है इस औरत पर, मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह अच्छा है कि आप इसे जानते हैं। आप ही इसका उपयोग कर रहे हैं या? उसकी नजर लेई कियानफेग पर गई जो किनारे पर खड़ा था। ये बववा यहाँ। जियो किंगटोग थोड़ा झुका। मैं एक महिला हूँ, इसलिए मेरे पति अभी भी मेरे लिए आकाश है। चूंकि यह मामला है, ये स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट पहले से ही कुछ ऐसा है जो आपका है। भले ही आप इसे फेंक भी दें, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे टोका। फिर उसने अपनी नजर लेई कियानफेग की ओर घुमाई। इस लड़के को इसे देना अभी भी बहुत बुरा नहीं है। इस बबुआ ने कई हजार वर्षों तक बिजली की विशेषता वाली गहन कलाएं विकसित की हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। उसे कई वर्षों तक खुद को सहारा देने के लिए सभी प्रकार की स्प्रिट दवाओं और पत्थरों का उपयोग करना चाहिए था, फिर भी अंत में हे, मुझे डर है कि उसे संभोग करने में सक्षम हुए कई 10 साल हो गए हैं। लेई कियानफेग और जियो किंगटोग दोनों एक ही समय में चौंक गए थे। अगर वह इस स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेता है, तो उसकी यौन जीवन शक्ति 3 महीने से अधिक समय में पूरी तरह से बहाल हो जाएगी, और आप जैसी छोटी लड़की को कड़वे संयम से बचा लिया जाएगा। लेई कियानफेग की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज में उत्साह दिखाई दे रहा था। वरिष्ठ, वे शब्द, क्या वे सच हैं? हम्फ, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। मैं संभवतः गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे जैसा बेकार लड़का हूँ। डाकिया क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा के रूप में, भले ही उसे इस पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट द्वारा लगातार एक बववा होने की निंदा की गई थी, फिर भी वह बिल्कुल भी असंतुष्ट महसूस नहीं करता था। उसे बस एक अनियंत्रित उत्तेजना महसूस हुई। बिजली आधारित गहन कलाओं की शक्ति अपार थी, लेकिन वे आसानी से स्वयं को निगल सकती थीं। उनके सबसे छोटे बेटे लेई गुआंगमो के जन्म के बाद उनकी छिपी हुई चोटों को दबाना कठिन हो गया। जब यह पूरी तरह से टूट गया, तो वह अपने निचले क्षेत्रों में पूरी तरह से पौरुष खो चुका था। एक आदमी के लिए ये निस्संदेह अपनी गरिमा खोने के समान था, और वह सोल संप्रदाय का स्वामी, आलीशान डाकिया क्षेत्र का राजा भी था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अब जियो किंगटोग के सामने अपना सिर उठाने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसने उसे डांटा भी था, तो उसने लगभग कभी भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन बाहर इसी कारण से वह अधिकाधिक क्रोधित होता गया। लेई गुआंगमो के होने के बाद वह अब बाहर नहीं निकला, न ही उसने किसी अन्य उपपत्नी की तलाश की। कभी कभार अफवाहें डाकिया क्षेत्र की हवाओं में भी उड़ती थीं, जिससे वह क्रोधित और अपमानित महसूस करता था। हालांकि सार्वजनिक रूप से अपने अपमानजनक घाव का खुलासा करने के बाद पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट ने जो शब्द कहे थे, वे स्वर्ग से संगीत की तरह लग रहे थे। नहीं, लेई कियानफेग ने जल्दी से कहा। मैं आपसे बिल्कुल भी सवाल नहीं कर रहा था, सीनियर। वरिष्ठों की विष कलाएं स्वर्ग से परे जाती हैं, और आपकी धारणा सर्वशक्तिमान है। मैं पहले बिना आंखों के देख रहा था और आप जैसे विशेषज्ञ को पहचान नहीं पा रहा था। अब मुझे बस अंतहीन सम्मान महसूस होता है। यदि सब कुछ वरिष्ठ के कहे अनुसार हुआ, तो वरिष्ठ मेरे बहुत बड़े हितैषी बन जाएंगे। हम्फ, बकवास करना बंद करो और इसे पहले ही खा लो, पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट ने अधीरता से कहा। लेई कियानफेंग ने तुरंत जियो किंगटोग के हाथों से स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट लिया, एक गहरी सांस ली और फिर उसे निगल लिया।
एक अकल्पनीय शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उनके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन जंगल से ठंडी हवा के अनगिनत झोंके उसके शरीर के हर कोने में घुस गए हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय दृष्टि, श्रवण और गंध की भावना जागृत हो गई है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे शरीर का पुनर्जन्म हो गया हो। लेई कियानफे के चेहरे पर एक मादक भाव प्रकट हुआ और वह अनियंत्रित रूप से बोला, ये वास्तव में एक दिव्य गोली है। पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह एक दिव्य गोली है या नहीं। ये देखने के बाद कि लेई कियानफेग ने स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट का सेवन कर लिया था, काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में एक अंधेरी और धूर्त रोशनी चमक उठी। लेई कियानफेग की अभिव्यक्ति को देखने से पता चला कि स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट का चमत्कारिक प्रभाव था। ये केवल उसके निगलने के बाद हुआ था, उसे अभी भी इसे परिष्कृत करना था। जियो किंगटोक जल्दी से झुक गया। हम अपने ऊपर सीनियर का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम तो केवल व्यापार कर रहे थे, झूठे विवरण की आवश्यकता क्यों? काले कपड़े वाला आदमी घूम गया। अब जब हमारा लेन देन पूरा हो गया है, हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। आपको याद न दिलाने के लिए मुझे दोष न दें, यहाँ हर तरह के रंगहीन, बेस्वाद और निराकार जहर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यदि आप जल्दी नहीं गए, तो मुझे डर है कि एक बार जहरीली हवा आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद आप वहां से निकल भी नहीं पाएंगे। सोल सेक्ट की भीड़ हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत खुद को बचाने के लिए गुप्त रूप से गहन ऊर्जा को संघनित करते हुए अपनी सांसें रोक ली। जियो किंगटोक ने कहा, चूंकि यह मामला है, हम अब सीनियर को परेशान नहीं करेंगे। हम अभी निकलेंगे। निश्चिंत रहें वरिष्ठ, हम आपके डाकिया दायरे में होने के बारे में एक भी शब्द का खुलासा नहीं करेंगे। अरे, अगर यह बाहर निकल गया तो क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ और कीड़े मौत की तलाश में हैं। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अपने तिरस्कार के बीच बुरी तरह हंसा। उनके एक एक शब्द से शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी, यहाँ तक कि उनके जाने की गति भी अनजाने में तेज हो गई थी। सोल सेक्ट के सदस्य जल्दी से चले गए, आगमन पर उनके बेजान मूड से बिल्कुल अलग। चूंकि लिंग यून द्वारा लाई गई धुंध दूर हो गई थी, इसलिए वे उच्च उत्साह में चले गए। उन्होंने लगातार पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को धन्यवाद दिया, जिसने 6 अरब से अधिक गहरे पत्थरों को ले लिया था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह स्वर्ग द्वारा भेजा गया धन हो। ये पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने काफी दूरी तय कर ली है, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और उसके शरीर की सारी गहरी ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी। उसका नीला काला लबादा और भेष तुरंत टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसका असली रूप प्रकट हो गया। यह आश्चर्यजनक रूप से युन चे था। उसका चेहरा बेहद भद्दा था, क्योंकि ठंडे पसीने से उसकी पीठ पूरी तरह भीग गई थी। सोल सेक्ट के हॉल मास्टर्स, महान बुजुर्गों और अन्य शिखर विशेषज्ञों के साथ जोड़े का सामना करते हुए हर सांस ने उन्हें अकल्पनीय दबाव दिया। यदि उसने थोड़ी सी भी खामी उजागर की होती, तो परिणाम निश्चित मृत्यु होती। वह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेते हुए जमीन पर बैठ गया। 1 दर्जन से अधिक बार हौंफने के बाद ही उसने दोनों भुजाएं हिलाईं, जिससे उसके शरीर और पत्थर के कमरे पर बहती काली ऊर्जा तुरंत साफ हो गई। काली शक्ति वास्तव में उसके शरीर में शैतान मूल की कक्षा द्वारा छोड़ी गई अंधकार में गहन ऊर्जा थी। कमरे के भीतर महसूस होने वाली ठंडक और साथ ही दिल को धड़का देने वाली भयानक अनुभूति अंधेरे की गहन ऊर्जा और बर्फ की गहन ऊर्जा के संयोजन से आई थी। अब रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने ले कियानफेंग और उसकी पार्टी के सामने की दिशा में तेजी से भागने से पहले बेतरतीब ढंग से कपड़े बदले। अपनी गहन ताकत के साथ ले कियानफेंग को मारना असंभव था। हालांकि उसके पास कुछ ऐसा था जो ले कियानफेंग को मारने में सक्षम था, जो सींग वाले अजगर का जहर था। जिस दवा का नाम उन्होंने स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट रखा, वो उनकी दीर्घकालिक योजना का मुख्य बिंदु थी। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट समाचार फैलाने से लेकर लेई गुआंगमो को जहर देकर मारने से लेकर उसके 6 अन्य बेटों को जहर देने तक, लेई कियानफेंग को पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट खोजने के लिए मजबूर करने तक, ये सब उसे स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट को निगलने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वह आसानी से अपने ऊपर तेजी से एक खींच सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी बाहरी परत स्काई पॉइजन पल की आध्यात्मिक ऊर्जा थी और इसकी आंतरिक परत सींग वाले ड्रैगन का जहर थी। हालांकि वह इस मुख्य बिंदु को क्रियान्वित करने में लगभग विफल रहे थे। ले कियानफेंग स्पष्ट रूप से इसके प्रति आकर्षित थे और इसकी इच्छा रखते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। सौभाग्य से जियो किंगटोक ने उसे एक आदर्श सहायक हमला दिया। इसके अलावा, भले ही यह एंटीडोट या स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट था, उन्होंने भारी मात्रा में गहरे पत्थरों का भुगतान किया। वह सब जियो किंगटोक द्वारा प्रदान किया गया था, न कि ले कियानफेंग द्वारा।
इससे यूचे को एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली, जियो किंगटो की स्थिति लेई कियानफेंग से भी अधिक ऊंची प्रतीत हुई। कम से कम वह सोल सेक्ट के आर्थिक कोष पर नियंत्रण में थी। चूंकि लेई कियानफेंग एक दिव्य राजा था, वह स्पष्ट रूप से स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट के अंदर बहुत अधिक सींग वाले ड्रैगन जहर को छिपाने में सक्षम नहीं था। अन्यथा इसकी जहरीली आभा आसानी से उजागर हो जाएगी। ऐसे में अगर लेई कियानफेंग ने जहर को दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह जहर से नहीं मरेंगे। हालांकि यह सब एक आदर्श उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन युनचे को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, वह इसे ऐसे ही छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता था। वह आगे जो करने जा रहा था वह एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी करना था। लेई कियानफेंग, बस आप प्रतीक्षा करें। ऐसा कहने के साथ ही युनचे की आकृति तुरंत दूर क्षितिज में गायब हो गई। जब लेई कियानफेंग और बाकी लोग सोल संप्रदाय में लौटे, तो उनके 6 बेटों का रंग रूप मूल रूप से पहले ही सामान्य हो चुका था। हालांकि उनकी जीवन शक्ति कुछ कम हो गई थी, फिर भी अधिकांश भाग में वे ठीक दिखते थे। स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद उनके ठीक होने की उम्मीद थी। सोल सेक्ट के ऊपर लंबे समय से मंडरा रहा दमनकारी बादल आखिरकार काफी हद तक ढीला हो गया। लेई कियानफेंग को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ, लेकिन किसी कारण से वह इस अस्पष्ट भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गलत था, भले ही वह ये पता नहीं लगा सका कि उसे क्या परेशान कर रहा था। हालांकि उसके पास अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान से विचार करने का समय नहीं था। अभी उनकी पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट से प्राप्त दिव्य गोली को परिष्कृत करना था। दैवीय संप्रभु क्षेत्र और जहर के प्रति 3000 वर्षों की प्रतिरक्षा तक खेती में कोई बाधा नहीं। इनमें से किसी भी प्रभाव वाली कोई दवा संभवतः दिव्य मार्शल क्षेत्र में मौजूद नहीं थी। ऐसी दवा तो बिल्कुल भी नहीं थी जो उसके स्तंभन दोष को ठीक कर सके। हालांकि उन्होंने इस गोली को खरीदने के लिए 5 अरब गहरे पत्थरों की एक बड़ी राशि खर्च की थी, लेकिन उन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वास्तव में उसे ऐसा महसूस हुआ मानो स्वर्ग ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। ये राजा कुछ समय तक अपनी पूरी शक्ति से इस दिव्य गोली का शोधन करता रहेगा। लिंग युन की जांच जारी रखें। जब तक कोई बड़ी घटना न घट जाए, इस राजा को कोई परेशान नहीं करेगा। निर्देश देने के बाद लेई कियानफेंग ने इस दिव्य गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। एक गोली का शोधन एक लंबी और जोखिम भरी प्रक्रिया थी, और एक उच्च स्तरीय गोली तो और भी अधिक। इसीलिए उन्हें इस गोली को परिष्कृत करने के लिए एक शांत और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता थी। हालांकि लेई कियानफेंग ने पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की आंखों के ठीक सामने उच्च स्तरीय गोली खा ली थी, लेकिन संप्रदाय में लौटने से पहले उन्होंने इसे परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। उसका परिवेश शांत था। अपनी सांसों और उत्तेजना को शांत करते हुए लेई कियानफेंग ने अपनी गहन ऊर्जा को सावधानीपूर्वक प्रसारित करना और इसे स्कारलेट इमोर्टल स्पिरिट पैलेट के चारों ओर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह गोली की सावधानीपूर्वक जांच करने जा रहा था और अपनी गहन ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को निर्देशित कर रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से आश्चर्य हुआ कि भारी मात्रा में पदार्थों की कथित उच्च स्तरीय गोली वास्तव में कर्षण पर पूरी तरह से बिखर गई। एक अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे ठंडे झरने में स्नान करने जैसा आरामदायक महसूस हुआ। हालांकि सुखदायक एहसास पूरी तरह से गायब होने से पहले केवल कुछ सांसों तक ही रहा। फिर लेई कियानफेंग का चेहरा घूम गया और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। खींचने की शक्ति के रूप में उपयोग की जाने वाली गहन ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक भयानक आभा तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई, एक ज्वालामुखी की तरह जो अचानक फूट पड़ा और एक ही बार में अपने मुंह से अनगिनत भयानक विशाल लौ शैतानों को उगल दिया। इसके अलावा वह इस आभामंडल से स्पष्ट रूप से परिचित थे। यह कोई और नहीं बल्कि भयानक जहर था जिसने उसके 7 बेटों को परेशान कर दिया था। इस जहर की तीव्रता उसके 7 पुत्रों के जहर से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज थी। इससे भी बदतर, यह उसके अपने शरीर के अंदर ही फूट गया था। बता दें कि कियानफेंग ने गुस्से में दहाड़ लगाए और पूरे आंतरिक गर्भगृह को ध्वस्त कर दिया। हालांकि उनकी गहन ऊर्जा के प्रचंड निर्वहन के कारण वास्तव में उनके शरीर के अंदर सींग वाले ड्रैगन का जहर बाढ़ की तरह फूट पड़ा। लेई कियानफेंग का चेहरा फिर से घूम गया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी आभा को स्थिर कर लिया, अपनी सारी गहरी ऊर्जा वापस ले ली और अपने शरीर के अंदर फूट रहे जहर को दबा दिया। संप्रदाय गुरु भारी हंगामे ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब लेई तियांगांग और लेई कियांडू करीब गए और लेई कियानफेंग के चेहरे पर अप्राकृतिक रंग देखे, तो उन्हें तुरंत अपने संप्रदाय के गुरु के शरीर के अंदर से जहर की अत्यधिक उच्च सांद्रता का एहसास हुआ। वे तुरंत चौंक कर बोले, क्या हो रहा है संप्रदाय गुरु? ये लिंग युन है।
वह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट लिंग यून है। अर्ग, वह बस बोल रहा था और अपनी आभा को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल रहा था, लेकिन भयानक जहर ने तुरंत उसके शरीर के अंदर तबाही मचा दी थी। जब जहर उसके अपने शरीर में फूट रहा था तभी उसे एहसास हुआ कि यह कितना घातक था। उसने तुरंत अपना सारा दिमाग और ऊर्जा एक साथ केंद्रित कर दी, लेकिन वह अपने शरीर की हर मांसपेशी को पागलों की तरह छटपटाने से नहीं रोक सका। उसका रंग कभी कभी सफेद या लाल हो जाता था और ठंडा पसीना उसके शरीर पर बारिश की तरह बहता था, यहाँ तक कि वह जल्दी ही चिलचिलाती भाप में बदल जाता था। उस गोली में वह भयानक जहर है। लेई तियांगांग और लेई कियानडू को कैसे एहसास नहीं हुआ कि लेई कियानफेंग का मतलब क्या था जब उन्होंने उसकी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी। लिंग यून ने लेई गुआंगमो को जहर देकर मार डाला था और लेई कियानफेंग के बाकी बेटों को भी जहर दे दिया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसे पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो डाकया क्षेत्र में प्रकट होने के लिए हुआ था। जैसा कि यह निकला, लिंग यू का लक्ष्य लेई कियानफेंग के बेटे बिल्कुल भी नहीं थे। वह वास्तव में खुद लेई कियानफेंग को निशाना बना रहा था। जब लेई तियांगांग और लेई कियानफेंग ने एक दूसरे की ओर देखा तो उन्हें एक दूसरे की आंखों में गहरा डर और झटका दिखाई दिया। वह पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वास्तव में लिंग यून था। अपनी आंखों से देखने के बावजूद कि लेई कियानफेंग को घातक जहर से पीड़ा हो रही थी, वे बहुत लंबे समय तक इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उनकी विचित्र और अप्रत्याशित हवा, उनकी प्रभावशाली आभा, उनकी असहनीय उपस्थिति, हाथ के झटके से जहर को ठीक करने की उसकी भयानक क्षमता, उसका अजीब सा डराने वाला व्यवहार और आचरण और उसका घृणित काला दिल। वे उसके भेष में किसी भी दोष के बारे में नहीं सोच सकते थे। वे उसके भेष में कोई दोष नहीं देख सके। यहाँ तक कि स्कारलेट इम्मोर्टल स्पिरिट पैलेट को लेई कियानफेंग और जियो किंगटोग ने अपनी इच्छा से खरीदा था। और अब पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट एक प्रच्छन्न लिंग यून निकला। वे यह मानना चाहेंगे कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट असली था, लेकिन दुर्भाग्य से वह लिंग यून का साथी था। थोड़ी देर बाद लेई कियानफेंग का रंग अंततः थोड़ा ठीक हो गया। अपनी सांस रोकते हुए उन्होंने धीरे और धीरे से कहा, मुझे इस जहर को दबाने में सक्षम होना चाहिए। कियानदू, आप मेरी रक्षा करेंगे कई दिनों तक। लेई कियानदू और लेई तियांगांग ने ये सुनकर कुछ राहत महसूस की और लेई तियांगांग ने तेजी से कहा, सभी को बाहर निकलने के लिए हाथ हिलाया। लेई कियानफेंग की उपस्थिति को देखते हुए विश्रण प्रक्रिया कठिन होगी, भले ही उन्होंने अपने शरीर से जहर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया हो। इसके अलावा लेई कियानफेंग को इस दौरान अपनी गहरी ऊर्जा को लापरवाही से नहीं चलाना चाहिए या बहुत अधिक भावुक भी नहीं होना चाहिए। संप्रदाय गुरु, उस घृणित लिंग यून को आपको फंसाने के लिए पहले 6 युवा गुरुओं को ठीक करना पड़ा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी गहन ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह घातक जहर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो यद्यपि आप उसके जाल में फंस गए हैं, ये परिणाम वास्तव में एक अच्छी बात है। इसलिए आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बस जहर को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ ही दिनों में लिंग यून ही वह व्यक्ति हो सकता है जो आपके सुरक्षित होने पर गुस्से में खून फेंक देगा। तियांगांग सही है। लेई कियानदू ने भी हाथ हिलाने से पहले उन्हें सांत्वना दी। तियांगांग, संप्रदाय गुरु मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मैं बाहरी मामलों को आप पर छोड़ता हूँ। आपको निश्चित रूप से युवा आकाओं को हत्या से बचाना होगा। लेई तियांगांग ने सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। इस समय हवा में असंभव रूप से ढीठ हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा। हंसी इस जगह से कम कई 100 किलोमीटर दूर दूर से आई थी, लेकिन यह इतनी तेज थी कि गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी। लेई कियानफेंग, मैं आपका वरिष्ठ सहर संत और आपका दादाजी लिंग यून हूँ। मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें जो बढ़िया उपहार भेजा है, तुम्हें अवश्य ही मिल गया होगा, है ना? प्रचंड तिरस्कारपूर्ण ताना। आवाज यूचे की गहन ऊर्जा से सशक्त थी, इसलिए ये कई 100 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद सोल संप्रदाय के हर कोने में फैल गई। लिंग यू, लेई तियांगांग और लेई कियानदू अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेई कियानफेंग एक पल के लिए हिल गए क्योंकि उनका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। तियांगांग, पता लगाओ कि वह आवाज कहां से आ रही है और उस कमीने को खुद पकड़ लो। लेई कियानदू दहाड़े। लेई तियांगांग अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही पश्चिम की ओर उड़ रहा था। लेई कियानफेंग, डाकिया क्षेत्र के महान राजा हैं, और यहाँ मैंने सोचा कि आप सर्वशक्तिमान या कुछ और हैं, लेकिन अंत में आप एक मूर्ख सुअर के अलावा और कुछ नहीं है। आप एक मंदबुद्धि व्यक्ति हैं जिसे मेरे जैसे अनाम जूनियर ने अपने लिए जहर खरीदने के लिए 6 अरब गहन पत्थर खर्च करने के लिए मूर्ख बनाया था। क्या मैं सही हूँ? हा 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 हा। हम। लेई कियानफेंग का पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि उसकी भौहें उसकी आंखों के ऊपर स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी।
उसका चेहरा तुरंत इतना विकृत हो गया कि उसे किसी दुष्ट आत्मा का चेहरा समझा जा सकता था। संप्रदाय मास्टर, वह स्पष्ट रूप से आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है। अब अपनी सुनवाई बंद करो और उसके जाल में मत फंसो। लेई कियानडू ने जल्दी से सलाह दी। ओह ठीक है, एक बात है जिसके बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया। ऐसा लग रहा था कि लिंग युन ने लेई तियांगान के दृष्टिकोण का पता लगा लिया था, इसलिए हालांकि उसकी आवाज अधिक से अधिक दूर होती गई लेकिन उसके स्वर में उपहास और अधिक मजबूत होता गया। तुम्हारे 6 बेटों ने जो मारक औषधियां खाई उनमें बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही तत्व हैं। तो इस महान उपहार का आनंद लीजिए जिसके बदले में आपने 6 अरब खर्च किए। हा 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 हा। प्रचंड जंगली हंसी दूर हो गई और जल्द ही गायब हो गई। फिर एक घबराई हुई आवाज ने गर्भगृह में प्रवेश किया। संप्रदाय गुरु, ये भयानक है। एक आत्मा संप्रदाय का शिष्य उत्सुकता से उनकी दिशा में उड़ रहा था। हालांकि उसका व्यक्तित्व अभी भी बहुत दूर था, उसकी आवाज उन तक सबसे पहले पहुंची थी। सभी 6 युवा मास्टर अचानक जहर के शिकार हो गए हैं। संप्रदाय की मालकिन है, बाहर निकलो अभी। लेई कियानडू का रंग रूप तेजी से बदल गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, अपनी भुजाएं घुमाई और उस सोल संप्रदाय के शिष्य को भारी गड़गड़ाहट के साथ उड़ा दिया। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमले के बाद भी वह जीवित था या नहीं। संप्रदाय गुरु, आपको इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेई कियानडू ने लेई कियानफेंग को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की लेकिन वह खुद बर्फ की तरह ठंडा महसूस कर रहे थे। एक क्षण पहले उसने सोचा था कि लिंग युन ने लेई कियानफेंग के सभी 6 बेटों को जाल में फंसाने के लिए ठीक कर दिया था, लेकिन उसने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। लेई कियानफेंग ने पूरी तरह कांपते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उनके चेहरे की मांसपेशियां तेजी से ऐंठ रही थी और उनकी त्वचा का रंग पूरी तरह लाल हो गया था। वह घातक जहर जिसे वह मुश्किल से दबाने में कामयाब रहा था, अब उसके पूरे शरीर में लगभग अजेय रूप से फैल रहा था क्योंकि उसने अपने क्रोध और नफरत पर नियंत्रण खो दिया था और जब तक लेई कियानडू की आवाज उसके पास पहुंची तब तक लाल रंग का काला खून नीचे टपक रहा था। उसके मुंह के कोने से यू चे को उस दिन से ही सींग वाले ड्रैगन के जहर के बारे में पता चल गया था, जब उसका पहली बार मु बिंगयुन से सामना हुआ था। आज वह कह सकता है कि वह इसे अच्छी तरह से जानता था। वह पता लगाने से बचने के लिए गोली में केवल बहुत कम मात्रा में जहर डाल सकता था, इसलिए यू चे ने यह नहीं सोचा था कि यह लेई कियानफेंग को जहर देकर मारने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यह केवल तभी था जब लेई कियानफेंग ने जहर को दबा दिया हो, शांत कर दिया हो और दूर कर दिया हो। सक्रिय होने के बाद जहर। अन्यथा यदि सींग वाले ड्रैगन का जहर उसके शरीर में काफी गहराई तक चला जाता तो लेई कियानफेंग मर जाता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। दैवीय संप्रभु दायरे में होने के बावजूद म्यू बिंगयुन समय पर अपने शरीर से सींग वाले ड्रैगन के जहर को बाहर निकालने में विफल रही क्योंकि जहर लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि उसकी दिव्य संप्रभु स्तर की काया ने उसके जीवन को अस्थायी रूप से संरक्षित किया था, लेकिन सींग वाले ड्रैगन का जहर उसकी जीवन नस और आत्मा में घुस गया था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी और मू जुआनिन और पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की संयुक्त शक्ति प्राप्त कर ली थी, तब भी वे उसे बचाने में असमर्थ थे। तो एकमात्र दिव्य राजा लेई कियानफेंग संभवतः सींग वाले ड्रैगन के जहर का विरोध कैसे कर सकते थे। युन चे द्वारा कहा गया हर शब्द लेई कियानफेंग के दिल और आत्मा पर चोट करता था। उनके अंतिम वाक्य ने इतना क्रोध पैदा कर दिया कि उनके हृदय का रक्त सचमुच पीछे की ओर बहने लगा। ऐसी स्थिति की कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह शांत नहीं हो सका। एक दिन बाद वह न केवल घातक जहर को दबाने में विफल रहा, बल्कि वह और भी मजबूत हो गया। अगले दिन जब लेई कियानफेंग अंततः थोड़ा शांत हो गया और थोड़ा अधिक स्थिर महसूस किया, तो युन चे की तेज पूर्ण शक्ति वाली आवाज फिर से दक्षिण से आई। लेई कियानफेंग, आपके दादाजी लिंग युन यहाँ है। मुझे लगा कि आप मेरी लाश के 10,000 टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी खुद को आपके हवाले कर रहा हूँ। आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपना पोता कहूंगा। पोह, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हारे जैसे मूर्ख सुअर को अपने पोते के रूप में लेने से मुझे केवल अपमानित होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख सुअर ही नहीं बल्कि एक काया शुतुरमुर्ग भी हो। ओह, मैं आपको कुछ अच्छी खबरें बताता हूँ जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आपके सभी 6 बेटे पहले ही मर चुके हैं और अब कुछ लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने न केवल अपने बेटों को अपने हाथों से मार डाला, बल्कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप अपने बट से 1 इंच भी नहीं हिले। आप कितने दयनीय और दुखद पिता हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेंग हिल गए। काफी देर तक शांत रहने के बाद उसका शरीर एक बार फिर तेजी से कांपने लगा।
उसके चारों ओर का वातावरण और अधिक अराजक हो गया। संप्रदाय मास्टर, अपनी सुनवाई बंद कर दो। तुम्हें उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, लेई कियानदू ने सदमे और आतंक में कहा। लेई कियानफेग ने न तो अपनी आंखें खोली और न ही एक शब्द भी बोला। हालांकि उसके मुंह के दोनों तरफ से खून बहने लगा और पूरा 1 घंटा बीत जाने के बाद भी उसके शरीर का कांपना बंद नहीं हुआ। तीसरे दिन, लेई कियानफेग, आप डाकिया क्षेत्र के राजा हैं, लेकिन आप इसके निवासियों के लिए एक अभिशाप हैं। आपने अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की है और इतने सारे परिवारों को नष्ट कर दिया है कि संख्या सचमुच अनगिनत है। तूने इतनी बुराई की है कि स्वर्ग को भी इसकी खबर मिल गई, और मनुष्य और देवता दोनों ने तुझसे बैर किया है। आप न केवल डाकिया क्षेत्र के लिए शर्म की बात है, बल्कि आप अपने पूर्वजों के लिए भी शर्म की बात है। मैं न केवल डाकिया क्षेत्र के सभी लोगों को आपके निंदनीय कृत्यों की घोषणा करूंगा, बल्कि मैं शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र को भी सूचित करना सुनिश्चित करूंगा, ताकि सभी जीवित प्राणियों द्वारा आपका तिरस्कार किया जा सके। अगर अब भी आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो अभी अपनी जान ले लीजिए। आप स्वयं मानव जाति के लिए शर्म की बात है। चौथे दिन, बधाई हो लेई कियानफेग, आज आपका एक और पुत्र मर गया। क्या आप जानते हैं कि इस खबर को दुनिया भर में फैलाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद पूरा डाकिया क्षेत्र कितना खुश है। आपके बेटे न केवल आपकी तरह मूर्ख हैं, बल्कि उनकी कुरूप शक्ल भी व्यावहारिक रूप से आपका दर्पण है। ये केवल समय की बात है कि उन पर स्वर्गीय वज्रपात हो जाएगा, भले ही मैंने उन गंदगी को डाकिया क्षेत्र की सतह से साफ न किया हो। जैसे आपके लिए एकमात्र भाग्य जिसके योग्य तुम हो वह पुत्रहीन मरना है। पांचवा दिन, छठा दिन, जब से लेई कियानफेंग को जहर दिया गया, तब से यू चे नियमित रूप से हर दिन सोल संप्रदाय के आसपास दिखाई देता था। हालांकि वह कभी भी एक ही दिशा या दूरी पर दिखाई नहीं दिया और वह हमेशा सोल संप्रदाय के दर्शकों से पूरी तरह से बचने में सक्षम था। कभी कभी वह 1 या 2 बार प्रकट होता, कभी कभी वह 3 या 4 बार प्रकट होता। हर बार जब वह प्रकट होता था तो बमुश्किल कुछ सांसों के समय में गायब होने से पहले वह हवा में कांपती हुई अपनी आवाज भेजता था। उसका शिकार करने के अपने प्रयासों के बावजूद सोल सेक्ट को उसकी छाया भी नहीं मिल सकी और वे हर बार हताशा और विफलता में चिल्लाते रहे। युन चे ने लेई कियानफेंग के सभी 6 बेटों को भी अत्यधिक द्वेष के साथ खिलाया था। उसने जानबूझकर 6 मारक औषधियों में से प्रत्येक में सींग वाले ड्रैगन के जहर की अलग अलग खुराक इंजेक्ट की थी। इसलिए लेई कियानफेंग के बेटों की मृत्यु अलग अलग समय पर हुई, भले ही उनका जहर एक साथ सक्रिय हो गया था। परिणाम दिन की तरह स्पष्ट था। उनके 6 बेटे क्रमिक उत्तराधिकार में सींग वाले अजगर के जहर से मर गए। हर 1 या 2 दिन में उनके एक बेटे की मृत्यु हो जाती थी और वे कभी भी एक ही दिन नहीं मरते थे। 10वें दिन उनके आखिरी बेटे ने अंततः जहर के कारण दम तोड़ दिया। लेई कियानफेंग, आपके दादाजी लिंग युन वापस आ गए हैं। हमेशा की तरह यू चे की आवाज का दैनिक प्रसारण एक दुःस्वप्न की तरह पूरे सोल संप्रदाय में गूंज उठा। सबसे पहले मैं आपको अंततः पुत्रहीन होने के लिए बधाई देना चाहूंगा। हे टीएसके, आप वास्तव में डाकिया दायरे के इतिहास में अब तक मौजूद सबसे महान शुतुरमुर्ग हैं। आपके बेटे एक के बाद एक मेरे हाथों मरते गए, जब तक कि आप सचमुच पुत्रहीन नहीं हो गए। लेकिन आप न केवल बाहर आए और मुझसे मौत तक नहीं लड़े, बल्कि इस पूरे सप्ताह में आपने एक चू तक नहीं निकलने दी। मुझे कहना होगा कि मैं बिल्कुल प्रभावित हूँ। हा 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 हा। ओह ठीक है, पूरा डाकिया क्षेत्र अब जानता है कि आप एक दयनीय रूप से नपुंसक और पुत्रहीन कीड़ा है। सचमुच तुम कितने दयनीय आदमी हो, परंतु तुम्हारी पत्नियां तुमसे भी अधिक दयनीय हैं। ये सोचना कि उन्हें सारी जिंदगी तुम्हारी तरह कूड़े कचरे के साथ संयमित होकर रहना होगा, कितना दयनीय है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी पत्नियां बहुत समय पहले ही आपको दसियों या सैकड़ों बार व्यभिचारी बना चुकी हो। ये सोचकर कि उनका पति नपुंसक है, उनके लिए इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। हा हा हा। उन्होंने जो कहा वह अपमानजनक शब्द थे जिन्हें कोई भी पुरुष संभवतः सहन नहीं कर सकता। वे पूरे सोल संप्रदाय में स्पष्ट रूप से गूंज उठे और सभी को स्तब्ध कर दिया। यदि लेई कियानफेंग शांत रह सकते थे तो वह केवल 5 से 6 दिनों में अपने शरीर में घातक जहर की थोड़ी मात्रा को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन वस्तुतः 10 दिन पहले ही बीत चुके थे और लेई कियानफेंग न केवल जहर को बाहर निकालने में विफल रहे थे, बल्कि उनकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। उसका रंग रक्त के समान लाल था और उसका पूरा शरीर जले हुए लोहे के समान लग रहा था। भारी पैंट उसके मुंह और नाक से अंदर बाहर होने से वह कांप उठा। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और यू चे की पागल हंसी के बीच आकाश में उड़ गया।
जिस भूमिगत महल में उन्होंने 10 दिन एकांत में बिताए थे, वह अचानक ढह गया, क्योंकि असीम घृणा और दर्द से भरी एक आवाज एक निराश जानवर की दहाड़ की तरह सोल संप्रदाय के आकाश को चीर रही थी। लिंग, यूं, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, लाखों में, उर्ग, पफ। जैसे ही उसने अपने क्रोध और अपनी गहन ऊर्जा दोनों पर नियंत्रण खो दिया, उसके शरीर के भीतर का घातक जहर तुरंत मुक्त हो गया और उग्र हो गया। लेई कियानफेक का जिगर और तिल्ली चकनाचूर हो गए, क्योंकि उन्होंने मुंह से खून बहा दिया। फिर जब वह आकाश से भयंकर रूप से गिरा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। संप्रदाय गुरु लेई कियानडू ने जल्दबाजी में हमला किया और लेई कियानफेंग को अपने हाथों में पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसकी बाहों ने लेई कियानफेंग को छुआ, उसने उसे लगभग फेंक ही दिया। अभी लेई कियानफेंग की आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ थीं। हालांकि वे खुले हुए थे, संप्रदाय गुरु पूरी तरह से बेहोश थे। उनका शरीर आग की तरह जल रहा था और उनके पूरे शरीर में फैल रहे जहर की आभा उनकी गहन ऊर्जा से भी अधिक मजबूत थी। सोल संप्रदाय के उत्तर में दूर यू चे धीरे धीरे पतली हवा में गायब हो गया। वह धीरे से बुदबुदाया, लगभग वहां 2 या 3 बार, और उसे नरक में गिर जाना चाहिए।